आज का ये वीडियो सीए फाइनल एंड सीएमए फाइनल के स्टूडेंट के लिए रेलिवेंट है। आज की वीडियो में हम लोग मई 2021 से लेके मई 2022 के बीच में जो कुछ न्यू वेराइटीज़ के क्वेश्चन या कुछ मॉडिफाइड क्वेश्चन जिसमें आपका अटेंशन की ज़रूरत है, उस पे हम लोग एक बार नज़र डालते हैं। खास करके इस तरीके का वीडियो उनके लिए रेलिवेंट होता है जो थोड़ा सा पहले लेक्चर ले चुके होते हैं या पुराने रिकॉर्डिंग अगर देखा होता है, तो उनको ये जानने की चाह रहते हैं कि अभी कुछ नया तो नहीं आया है, तो उस चीज़ों पे हम डिस्कशन करते हैं। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए हमने इससे पहले भी एक बार पिछले साल वीडियो रिकॉर्ड किया था, जिसमें आप अगर चेक करोगे तो हमने मई 2019 से लेके जनवरी 2021 तक का जो मॉडिफाइड क्वेश्चंस वगैरह थे हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। मई 2019 से जनवरी 2021 तक के आप अगर जाओगे यूट्यूब पे मेरे चैनल पे, तो आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट पे जाना है। अगर जैसे प्लेलिस्ट पे जाओगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ये जो आपको दिख रहा होगा एसएफएम एडिशनल क्वेश्चंस मई 2019 टू जनवरी 2021, चैप्टर वाइज आपको सारे के सारे चैप्टर का आपको वीडियो नज़र आ जाएगा। तो वो भी आपको एक बार देख लेना चाहिए। और फिर जो बाकी अभी उसके बाद जो 1 ईयर का है वो हम लोग अभी इसमें कवर कर रहे हैं, ठीक है। ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसको एक बार क्विक गो थ्रू कर लीजिएगा। इसमें हर एक चैप्टर का एक अलग अलग वीडियो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि एक ही वीडियो में अगर कवर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो 50% एक वीडियो में, 50% एक वीडियो में, 2 वीडियो में हम लोग इसको कवर कर लेंगे। देखिए, पहले हम लोग चलते हैं उसी सीक्वेंस में चलेंगे जिस सीक्वेंस में हम लोग क्लास में क्या कहते हैं सारे चैप्टर का सीक्वेंस रखे, उसी सीक्वेंस में हम लोग यहाँ पे अभी चेक करेंगे। तो ये देखिए, फॉरेन एक्सचेंज में हम लोग अगर चले तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का जे, ठीक है। एक्सपी फार्मा एंड कंपनी हैज एक्वायर्ड एन एक्सपोर्ट ऑर्डर। एक्सपी के पास एक एक्सपोर्ट ऑर्डर है 10 मिलियंस का फॉर फॉर्मुलेशंस टू ए यूरोपियन कंपनी। The company has also planned to import bulk drug worth 5 million from a company in UK। यानी कि सिंपल सी बात क्या कह रहा है ये, कि एक्सपोर्ट भी किया है और इंपोर्ट भी किया है, दोनों चीज़ें ध्यान से रखिएगा। इन्होंने बल्क इंपोर्ट भी किया है, एक्सपोर्ट भी किया है। एक्सपोर्ट है 10 मिलियंस की और ये जो है आपका 5 मिलियंस का, ओके। अब कह रहे द प्रोसीड्स ऑफ एक्सपोर्ट विल बी रियलाइज इन 3 मंथ फ्रॉम द नाउ। ध्यान से देखिए, ये जो एक्सपोर्ट है ये आपका 3 मंथ पे रियलाइज होगा, ओके। और फिर कहते हैं फ्रॉम नाउ एंड द पेमेंट ऑफ इंपोर्ट विल बी ड्यू आफ्टर 6 मंथ्स फ्रॉम नाउ। जो पेमेंट होगा, ये देखो, जो इंपोर्ट के लिए पेमेंट होगा वो 6 मंथ पे, जो रिसीव होगा वो आपका कब होगा, 3 मंथ पे। अच्छा, आगे देखते हैं। द इनवॉइसिंग ऑफ दीज एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट कैन बी डन इन एनी करेंसी। किसी भी करेंसी में इसका इन्वॉइसिंग किया जा सकता है, और आपको पता है रिस्क जो होता है वो इन्वॉइस करेंसी पे हमारा डिपेंड करता है, ओके। दैट इज डॉलर, यूरो एंड पाउंड। 3 चॉइस है यहाँ पे, डॉलर में भी इन्वॉइस बनाया जा सकता है, यूरो में भी और पाउंड में भी। एट द कंपनी चॉइस द फॉलोइंग मार्केट कोटेशंस आर अवेलेबल। यानी कि कुछ मार्केट का कोटेशन दिया गया है, इसका इंटरप्रिटेशन पहला क्या करना है, डॉलर और रुपी के साथ है, तो इसमें आपको $1 का, वैसे भी सेकंड करेंसी के साथ 1 लगा के $1 इक्वल टू रुपी आप इंटरप्रेट कर रहे हैं। और ये देखिए आपका रेट जो है स्ट्रेंथ वाइज करेक्ट हो गया, तो इसमें जो रेट है आपका ये है हमारा बेस करेंसी, ये है पर यूनिट में, ओके। और एक बार जो इंटरप्रिटेशन ले लिया, सारे एक्सचेंज रेट में वही इंटरप्रिटेशन चलेगा। यानी कि यहाँ पे भी पाउंड 1 का रुपी बनेगा, इसमें वैसे कोई कंफ्यूजन था नहीं, सारे के सारे ऐसे करेंसी के साथ है, सब रुपी के साथ है, तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं आपका, ठीक है। एनुअलाइज्ड प्रीमियम दिया गया है डॉलर पे 7%, यूरो पे और पाउंड पे। एडवाइज एक्सपी फार्मा अबाउट द इनवॉइसिंग इन विच करेंसी। इनको किस करेंसी में इनवॉइस बनाना चाहिए, ये आपको एडवाइस देना है, याद रखिएगा। तो सबसे पहली बात, हमें इनवॉइस बनाना है, तो क्या ऐसा कुछ बोला गया है कि एक्सपोर्ट के लिए जो आप इनवॉइस बनाओगे, इंपोर्ट के लिए भी उसी करेंसी में इनवॉइस बनाओगे? ऐसा कोई कहीं पे कुछ भी नहीं बोला गया है। इसका मतलब क्या ये बनता है कि इसके लिए हम कोई भी करेंसी का इनवॉइस बना सकते हैं और इसके लिए भी कोई भी करेंसी का इनवॉइस बना सकते हैं? बिल्कुल यही मतलब बनता है इसका, ओके। तो अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए। ये जो 3 मंथ बाद जो हमारा रिसीवेबल है, इसको तीनों के लिए कैलकुलेशन करिए कि हम अगर इनवॉइस बनाते हैं डॉलर में तब क्या होगा, हम अगर इसका इनवॉइस, अगर ये डॉलर, ये जो है इसका इनवॉइस अगर हम यूरो में बनाएंगे तो क्या पोजीशन बनेगा, और अगर इसका हम लोग पाउंड में बनाए तो क्या बनेगा। एक चीज़ और याद रखेंगे, अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो ये हमारे पास रिसीवेबल है। रिसीवेबल क्या होगा बताइएगा। अगर आप
ध्यान से रखिएगा, डॉलर में अगर आप इनवॉइस बनाओगे तो उस केस में एक्सपोर्ट से जो रिसीवेबल होगा ना वो डॉलर होगा। देखो ये मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया क्योंकि टू वे कोट है, आपको बिड और आस्क में प्रॉब्लम होता है इसीलिए। ये देखो ध्यान से, एक्सपी अगर इनवॉइस बनाता है डॉलर में, ध्यान से देखिए, एक्सपी अगर इनवॉइस बनाता है डॉलर में तो जब बाहर से जो रिसीव करेगा वो डॉलर रिसीव करेगा। जब वो इनवॉइस बनाएगा यूरो में तो जो बाहर से रिसीव करेगा वो यूरो रिसीव करेगा। जब वो इनवॉइस बनाएगा पाउंड में तो बाहर से जो रिसीव करेगा वो करेगा पाउंड। और फिर क्या करेगा, वो बैंक को जाके ये तीनों करेंसी में से वो करेंसी बेचेंगे जिसमें इनवॉइस बना हुआ है। ओके, तो अब आपको यहाँ ये चेक करना है कि देखिए आपका जो एक्सचेंज रेट दिया गया है किस करेंसी का है। देखो बेस करेंसी कौन सी है, डॉलर, यूरो एंड पाउंड। इसका मतलब जो करेंसी आप बेचोगे वो आपका बेस करेंसी है। तो देखो एक्सपी फार्मा बेचेगा, ये कस्टमर है, कस्टमर बेचता है बिड रेट पे, तो यहाँ पे आपका बिड रेट जो होगा वो अप्लाई होगा। या बैंक के नजरिए सोच सकते हो, बैंक खरीदेगा तो इसका कौन सी रेट अप्लाई होगा, बिड रेट। तो इतना तो क्लियर हो गया कि हमारा एक्सचेंज रेट में से सारे के सारे बिड रेट अप्लाई होने वाला है कन्वर्जन करने के लिए। अब ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन बनता है, क्यों बनता है, क्योंकि आपको एक ही रिसीवेबल के लिए भी 3 कैलकुलेशंस करने हैं, पेएबल के लिए भी आपको 3 कैलकुलेशंस करने हैं, इसीलिए थोड़ा क्या बन जाता है, ये लेंदी बन जाता है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, एक टेबुलर फॉर्मेट में कैलकुलेशन कर ले तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए इसमें आपको जो अमाउंट दिया गया है रूपी करेंसी में, अब क्या होता है इनवॉइस जब बनाओगे तो आप अगर मान लीजिए इनवॉइस डॉलर में बनाते हो तो डॉलर का अमाउंट अगर आपको निकालना है तो आपको पता है डॉलर स्ट्रॉन्गर करेंसी है, यहाँ पे भी चेक कर सकते हो, डॉलर के साथ 1 है, रूपी के साथ 67 है, तो रूपी का क्वांटिटी ज़्यादा होगा, डॉलर का क्वांटिटी कम होगा। तो हम सिंपली ये कह सकते हैं 10 मिलियन डिवाइडेड बाई 67.10 अगर हम लोग ले ले तो इसके बेसिस पे हमारा इतने का इनवॉइस बनेगा। ठीक है, और वो इनवॉइस जो अब आपका रिसीव हो रहा होगा, ठीक है, जब वो अमाउंट जो रिसीव हो रहा होगा, एक तो पहले हमने ये देख लिया कि कितने का इनवॉइस बना, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, जब हम रिसीव कर रहे होंगे कौन सी टाइम पे, आफ्टर 3 मंथ, तो वहां पे जाके हमारे को ये रेट अप्लाई होगा, ये एनुअल प्रीमियम है। तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है, आफ्टर 3 मंथ का क्या एक्सचेंज रेट होगा ये पहले आपको फॉरकास्ट कर लेना है। और जो एक्सचेंज रेट आप फॉरकास्ट करोगे उसके बेसिस पे आपको क्या करना है, रिसीवेबल डिसाइड करना है। ठीक है, तो यानी कि क्या होगा, देखो सबसे पहले तो एक बार स्पॉट रेट से आपको कन्वर्ट करके पहले इनवॉइस अमाउंट निकालना है। फिर उसके बाद ये जो फॉरवर्ड रेट यानी कि 3 मंथ बाद का जो रेट बनेगा इतना अप्रिसिएट करके, ठीक है, इतना प्रीमियम है ना, इतना परसेंट अप्रिसिएशन, यानी कि ये 7% है एनुअल, तो 7 डिवाइड बाई 4 अगर देखा जाए तो 1.75% से अप्रिसिएट करके एक और रेट निकालना, और उस रेट से फिर आप रिसीवेबल कन्वर्ट करना, और फिर कंपैरिजन करेंगे कि ये तीनों इनवॉइस में से किस में हमारा सबसे ज़्यादा रिसीवेबल बनता है। और वही काम यहाँ पे कैलकुलेशन कर, वही काम करना है हमें यहाँ पे। तो हमने यही काम किया, देखिए यहाँ पे कि इनवॉइस करेंसी ले लिया कि अगर डॉलर में होगा तो क्या होगा, हमने यही बोला ना भी आपको कि 10 मिलियन को इतना बिड रेट, तो हमने पहले फाइंड आउट कर लिया कि बिड रेट अप्लाई होगा इस कन्वर्जन में। तो हमने क्या किया, बिड रेट अप्लाई करके एक अमाउंट निकाला जो कि इनवॉइस अमाउंट होगा, ये हमारा इतने का इनवॉइस बनाए जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, रेट 3 मंथ बाद का निकालेंगे, लेकिन निकालेंगे कौन सी, बिड रेट, क्योंकि बिड रेट ही हमारे लिए एप्लीकेबल है यहाँ कन्वर्जन के लिए। तो हमें क्या करना है, 7% का प्रीमियम अप्लाई करना है। हमने आपको बताया था कि डॉलर अगर अप्रिसिएट होता है तो रूपी का क्वांटिटी बढ़ता है, रूपी का अमाउंट बढ़ाना है। ये देखिए रूपी का अमाउंट को हमने 7% से बढ़ा दिया, लेकिन 7% एनुअल था इसलिए 3/12 करके ये रेट बन गया। इस रेट से अब हमने क्या कर लिया, रिसीवेबल अमाउंट जो है वो कैलकुलेट कर लिया। अब यही सेम काम जो होता है ना हमें रिपीट करना पड़ेगा, कितने के लिए, डॉलर के इनवॉइस के लिए। यही काम हमें यूरो के इनवॉइस के लिए भी करना है, यही काम हमारे को पाउंड के इनवॉइस के लिए भी करना है, सारे जगहों पे सेम है। ओके, तो अब देखिए ये अमाउंट और ये अमाउंट, ये तीनों अमाउंट को कंपैरिजन कीजिए और देखिए किस में ज़्यादा बनता है आपका। तो हमने बोला है कि इनफ्लो जो बनता है ज़्यादा बनता है इन केस ऑफ डॉलर इनवॉइस, इसीलिए हमने डिसाइड कर लिया कि एक्सपोर्ट के केस में, ये जो हमारा एक्सपोर्ट का केस है इसमें हमें इनवॉइस डॉलर करेंसी में बनाया जाए तो ज़्यादा अमाउंट आएगा। तो ये हमारा फाइनल डिसीजन बन जाता है। दूसरा अब हम बात करें इंपोर्ट के लिए, तो ये पे वाले 6 मंथ का, ठीक है, इस पे वाले 6 मंथ का तो अगेन सेम काम करना है। अब देखो इंपोर्ट के केस में जो है पेमेंट करना पड़ेगा, तो वहां की आपकी जो डायग्राम बनेगा ना थोड़ा हटके बनेगा। ये देखो यहाँ पे लिखना है आस रेट, हमने डायग्राम नहीं बनाया है, एक बार अगर आपने बना लिया तो समझ आ गया होगा, फिर भी आप अगर बनाना चाहो तो देख सकते हो। इसमें क्या है देखिए, ये एक्सपी को जो है, ये एक्सपी को क्या करना है, देखो इंपोर्ट किया है तो पेमेंट करना है, डॉलर पेमेंट करेगा या यूरो पेमेंट करेगा या पाउंड पेमेंट करेगा, जो इनवॉइस बनेगा वो करेंसी। तो आप मुझे बताइए, जो पेमेंट करोगे वो खरीदोगे, जो पेमेंट करोगे वो खरीदोगे, किस रेट पे खरीदोगे, आप खरीदते हो आस्क रेट पे, इसीलिए आपका जो रेट अप्लाई होगा आस्क रेट। बाकी सारा काम सेम करना है। स्पॉट रेट पे यूज करके आपको पहले ये दिखाना है कि इनवॉइस अमाउंट क्या होने वाला है,
फिर आपको ये फोरकास्ट करना है कि 6 मंथ बाद का क्या रेट होगा, क्योंकि 6 मंथ के लिए इंपोर्ट किए हो आप, ठीक है। और उसके बाद हम लोग निकालेंगे इक्विवेलेंट अमाउंट कि हमारा इक्विवेलेंट अमाउंट कितना होगा। ये पेमेंट है, आप इस तीनों में कंपैरिजन कीजिए किस में पेमेंट कम से कम होगा। वो पेमेंट जो होगा वो आपके लिए क्या बनेगा, ये आपका जो पेमेंट है सबसे कम जो बन रहा है, देखो लोअर पेमेंट बन रहा है आपका पाउंड इनवॉइस में, इसीलिए आपको इसमें पाउंड का इनवॉइस बनाना चाहिए। ओके, ये क्वेश्चन था एक फॉरेन एक्सचेंज का। अब आते हैं दूसरा एक क्वेश्चन है आपका क्रॉस रेट का 6 के आई का। ये खास करके आपको नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, यानी कि ये है नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अभी तक के हिस्ट्री में सीए इंस्टीट्यूट ने फर्स्ट टाइम नॉन डिलीवरेबल कॉन्ट्रैक्ट वर्ड यूज करके एक क्वेश्चन डाला गया है। ये खास करके आपका ऐसे समझ जाइए, ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है। आपको याद होगा तो फॉरवर्ड एंड फ्यूचर के अंदर बस एक डिफरेंस हुआ करता था डिलीवरी का। फॉरवर्ड होते थे बैंक में जाके हम एक करेंसी दे के दूसरे करेंसी लेके आ जाया करते थे उस रेट पे जिस रेट पे हमने कमिटमेंट किया है। लेकिन जब आप एक्सचेंज में जाते थे तो क्या देखा आपने, आज हम शर्त लगाते थे, लेकिन जब एक्सपायरी पे पहुंचते थे तो करेंसी का डिलीवरी नहीं होता था, वो पोजीशन हमें क्लोज करना होता था। और फ्यूचर के लॉस गेन एक हमारे पास रिसीट या इनफ्लो या आउटफ्लो हो जाते थे, फिर हम जाते थे स्पॉट मार्केट में और वहां से करेंसी को खरीद के या बेच के डिलीवरी का ट्रांजैक्शन कंप्लीट करते थे। और ये फ्यूचर का जो लॉस गेन है और जो यहाँ से जो किया जो आपका डिलीवरी के जो इनफ्लो आउटफ्लो है, इन दोनों को नेट करने के बाद आपका करेंसी के फ्यूचर का ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता था, जो आपने डेरिवेटिव में देखा हुआ था। ये एडिशनल क्वेश्चन का वीडियो है, तो ये हम अज्यूम कर लेते हैं कि आपने सारा चीज पढ़ा हुआ है, यानी कि इवन डेरिवेटिव भी पढ़ा हुआ है, करेंसी ऑप्शन करेंसी फ्यूचर पढ़ा हुआ है, तो उससे लिंक करोगे आपको एकदम से समझ आ जाएगा। वैसे हम चाहे तो इस क्वेश्चन को करेंसी फ्यूचर में भी कवर कर सकते थे, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ से भी आप कवर कर सकते हो अभी फिलहाल के लिए। तो अब अगर क्वेश्चन को देखें तो क्या कहते हैं, देखिए ऑन 1 फरवरी 2020 को XYZ लिमिटेड कोई एक लैपटॉप मैन्युफैक्चरर है और वो इंपोर्ट किया है कुछ मेमोरी चिप फ्रॉम SHK सेमी कंडक्टर ऑफ साउथ कोरिया। ठीक है, साउथ कोरिया से उन्होंने बस एक लाइन याद रखना है कि उन्होंने इंपोर्ट किया है, किसने, XYZ ने, कौन सी डेट पे, 1 फरवरी को। अब यहाँ आगे कहते हैं द पेमेंट इज ड्यू इन 1 मंथ, 1 महीने बाद पेमेंट करना है। ओके, द फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस अमाउंटिंग टू 1190 मिलियंस साउथ कोरियन ओन, यानी कि हम सिंपली कह सकते हैं यहाँ पे जो इनवॉइस करेंसी जो इन्वॉल्व है 1190 मिलियंस। अब आगे क्या कहता है देखिए इसमें, फॉलोइंग एट स्पॉट एक्सचेंज रेट 1 फरवरी का, जिस दिन आपने इंपोर्ट किया है उस दिन का आपको एक्सचेंज रेट दिया गया है इस तरीके से। अब ये देखो, ये जो एक्सचेंज रेट है पेयर ऑफ करेंसी में कोट किया गया है, याद आ रहा होगा तो हमने क्या बोला था कि अगर ISO कोड में कोट किया गया हो तो आपको पहला इंटरप्रिटेशन लेना है फर्स्ट करेंसी के साथ 1, क्योंकि ऑफिशियली जहां पे भी इस तरीके से रेट कोट किया जाता है तो बेस करेंसी हमारा पहला करेंसी होता है, यानी कि यहाँ पे $1 का रुपी समथिंग हमारा क्या है यहाँ पे बताइएगा, ये रेट हमारा चल रहा है कहाँ पे, मुंबई में। और एक चीज और बताया था, एक क्वेश्चन के अंदर जितने भी एक्सचेंज रेट है सब में सेम इंटरप्रिटेशन चलता है, तो यहाँ पे भी ये $1 का ही क्या कहते हैं साउथ कोरिया का करेंसी ये वाले होंगे आपका, यानी कि ये भी $1 है, ये भी $1 है, दोनों में बेस करेंसी है। यानी कि बैंक कहता है कि खरीदूंगा हम इस रेट पे, बैंक कहता है खरीदूंगा इसमें, कस्टमर कहता है बेचूंगा डॉलर इस रेट पे, बेचता है कस्टमर बिड पे। ओके, चलो आगे बढ़ते। सिंस हेजिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिस्क वाज पार्ट ऑफ द कंपनी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी एंड नो कॉन्ट्रैक्ट फॉर हेजिंग इन SKW वाज अवेलेबल, ध्यान से रखिए क्या बोल रहा है ये, कोई कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल नहीं है हेजिंग करने के लिए SKW का, वाज अवेलेबल एट एनी इंसो मार्केट, इट अप्रोच्ड एन ऑफसो नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मार्केट फॉर हेजिंग द सेम, यानी कि ये कहीं ना कहीं आपको इनडायरेक्ट हिंट दे रहा है कि ये जो XYZ है ना वो कहाँ से, पहले फाइंड आउट कर लेते। देखो मैंने पहले ही बताया था, इफ पॉसिबल यूज ऑल इन्फॉर्मेशन गिवन इन क्वेश्चन। अगर ये दोनों एक्सचेंज रेट अगर आप यूज करना चाहते हो तो आपको पता है दो करेंसी को एक बार कोट किया गया है, तो ये डॉलर एंड डॉलर क्या हो जाएगा यहाँ पे, एलिमिनेट हो जाएगा। अगर ये एलिमिनेट हो जाता है तो आपका करेंसी कौन सी बचेगा, साउथ कोरिया का करेंसी रूपी के साथ का एक एक्सचेंज रेट आ जाएगा। और यहाँ पे जो इनवॉइस करेंसी का इन्वॉल्वमेंट है इसका मतलब कहीं ना कहीं ये इनफैक्ट कन्वर्जन की बात कर रहा है
इसका कन्वर्जन इस करेंसी में होगा, तो आप देख लीजिएगा SKW को जब रुपी में कन्वर्ट कराओगे तो आपका XYZ जो होगा ना वो इंडियन हो जाएगा। ये चीज़ हमेशा आपको याद रखना है। मैं यहाँ पे छोटा सा अगर डायग्राम बना दूँ, XYZ को क्या करना है बताइए, इन्होंने इंपोर्ट किया है तो कुछ पेमेंट करना होगा, पेमेंट क्या करना है बताइए, SKW इसको पे करना है, ये जाएगा बैंक में और बैंक में जाके क्या करेंगे बताइएगा, ये SKW खरीदने की बात करेगा और इसको देगा क्या बताइएगा। अगर हमने अभी अभी ये फाइंड आउट किया है कि अगर इंडिया से है तो ये पेमेंट क्या करेंगे, ये पेमेंट करेगा इसमें रुपी करेंसी, और याद रखिएगा SKW का रेट है। ठीक है, आगे बढ़ते थोड़ा सा और आगे देखते हैं। उन्होंने बोला है कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं अवेलेबल है, लेकिन इसको नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है रिस्क को हेज करने के लिए। नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड मार्केट और डीलर कोट्स 1 मंथ दिस रेट, ये रेट उनको फॉरवर्ड के अंदर कोट किया गया है फॉर नोशनल अमाउंट ऑफ $1 लाख। यानी कि नोशनल अमाउंट इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ पे करेंसी का इन्वॉल्वमेंट, यानी कि करेंसी का क्या कहते हैं करेंसी का जो डिलीवरी है वो नहीं होगा इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, इसीलिए यहाँ पे नोशनल अमाउंट का वर्ड रखा गया है। टू बी सेटल्ड एट रेफरेंस रेट डिक्लेयर्ड बाय द बैंक ऑफ कोरिया। इसको समझने की कोशिश करिएगा। जब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर करेंसी का डिलीवरी नहीं होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट कैसे करोगे, तो हमने बताया था फ्यूचर जैसे स्क्वायर अप होता है। स्क्वायर अप कैसे होता है, अगर पहले जो करेंसी खरीदा है उस करेंसी को बेच के स्क्वायर अप करते हैं, या पहले अगर बेचा है तो बाद में खरीद के स्क्वायर अप करते हैं। एग्जैक्टली वही चीज़ होगा यहाँ पे। हम लोग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करेंगे इस रेट पे और उसके बाद कह रहे कि जब इसको आप सेटलमेंट करने की बारी आएगा तो उस टाइम पे जो बैंक ऑफ कोरिया रेट दे रहा होगा उस रेट पे हम इस ट्रांजेक्शन को सेटल कर देंगे। रेफरेंस रेट यूज़ करने को बोला है बैंक ऑफ कोरिया का, तो ये रेट उनको देना पड़ेगा। यानी कि जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हम इस रेट पे करेंगे उसको किस रेट पे क्लोज करना है वो रेट हमारे को मिलेगा। आगे पढ़ते हैं। आफ्टर 1 मंथ यानी कि 1 मार्च 2020 को द डीलर अग्रीड फॉर SKW दिस रेट। ये रहा यही रेट है। डीलर कौन सी डीलर, वो जिसने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया था, उन्होंने अग्री किया कि चलो इस रेट पे हम क्या करते हैं, सेटलमेंट कर देंगे। यानी कि इस पे ध्यान से देखना, ये इंपोर्टर था तो इंपोर्टर को SKW खरीदना था, तो अगर SKW बाई करोगे इस रेट पे तो याद रखना SKW आपको सेल करना पड़ेगा इस रेट पे। लेकिन ये एक चीज़ और याद रखिएगा, ये डॉलर करेंसी का रेट है तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेशन आ सकता है, इस चीज़ों को ध्यान रखिएगा लॉस गेन कैलकुलेशन के अंदर। ठीक है, अभी आते हैं आगे। एंड ऑन द सेम डे स्पॉट रेट इज ना, यानी कि 1 मार्च को जिस दिन आपका ड्यू डेट आता है, जिस दिन आपको SKW पे करना है उस डेट पे यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये दो रेट आपके सामने अवेलेबल हो रहा है। तो कह रहे कि स्पॉट रेट इन अबव मार्केट वर एज फॉलोज। देखिए डॉलर वही चीज़, दो रेट अगेन दे दिया है, किस दिन का, ये ड्यू डेट का है, स्पॉट रेट है दो करेंसी का। एनालाइज द पोजीशन ऑफ कंपनी अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। दोनों केसेस में आपको पहला केस क्या है, डू नथिंग, कुछ नहीं करना है। कुछ नहीं करना होता है तो क्या होता है सोच के बताइएगा। आज के स्पॉट रेट पे हम पेएबल रिकॉर्ड करेंगे और 1 महीने बाद जो रेट अवेलेबल होगा उस पर हमारा एक्चुअल पेमेंट होगा। सिंपल। इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो होगा वो आपका एक्सचेंज का लॉस गेन कहलाएगा। सिंपल। अब आगे देखिए, ऑप्टिंग फॉर नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, इसके अंदर क्या होगा बताइए। इस रेट पे आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है, इस रेट पे क्लोज करना है, यहाँ से लॉस ऑब्लिक गेन आ जाएगा, उस लॉस गेन को घर पे लेके आना है। वो लॉस गेन आपको जो करेंसी निकालने पड़ेंगे वो आपका रुपी करेंसी में निकालना है, और फिर जो आपका कॉन्ट्रैक्ट था, अब आपको जो डिलीवरी तो हुआ नहीं है, अब SKW तो बाहर पे करना है, वो SKW किस रेट पे पे करोगे, तो जो स्पॉट रेट यहाँ अवेलेबल होगा उस पर पे करोगे। तो आप देखोगे इससे जो आपका कॉन्ट्रैक्ट का अमाउंट आया वो और लॉस गेन को नेट ऑफ करेंगे, और उसके बेसिस पे हम चेक करेंगे कि कितना हमारा एक्सचेंज का लॉस गेन होता है, या आपका आउटफ्लो इनफ्लो से भी कंपैरिजन कर सकते हो, और तब जाके इन दोनों का हम क्या करेंगे, डिसीजन लेंगे। आगे कहते हैं बोथ रुपी SKW रेट, जो एक्सचेंज रेट होगा ना उस एक्सचेंज रेट को एंड फाइनल पेमेंट जो कि आपका पेमेंट होगा टू बी कंप्यूटेड इन रुपी। देखो यहाँ से भी हिंट मिल रहा है कि फाइनल पेमेंट जो है ना आपको रुपी में कंप्यूट करना है, वो भी लैक्स टर्म में। तो अब आप मुझे बताइए फाइनल पेमेंट इसका रुपी में होना है, इसका इनडायरेक्ट मतलब XYZ कहाँ से है बताइए, इंडिया से है। तो यही तो हमने पहले ही बोला था। तो ये कह रहा है कि रुपी लाख में निकालना और राउंडिंग करना है आपको अप टू 4 डेसिमल प्लेस, यानी कि अमाउंट को आपको 4 डेसिमल प्लेस में भी लेना है और एक्सचेंज रेट को भी आपको 4 डेसिमल प्लेस में राउंडिंग अप करना है। तो यहाँ राउंडिंग अप की वजह से भी कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, इसका मैंने दोनों सॉल्यूशन दे दिया है, ये हमने अपने अपने हैंड रिटन सॉल्यूशन भी है। आप अगर यहाँ चेक करोगे तो मैंने नीचे आपको ICI का भी सॉल्यूशन दे दिया है। उनके आंसर हमारे आंसर यहाँ पे एग्जैक्टली मैच करेगा, लेकिन थोड़ा सा नहीं, थोड़ा सा भी क्या, सब चीज़ सब कुछ सेम है, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, तो एग्जैक्टली मैच करेगा। फिर भी मैंने अपने तरीके से बताया, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने इस तरीके से क्रॉस रेट नहीं निकाला है, और वो क्रॉस रेट जो इंस्टीट्यूट ने अपने तरीके से किसी और तरीके से निकाला है वो बच्चे के पल्ले नहीं पड़ता है।
इसीलिए मैंने निकाल दिया। अब ये मत सोचना कि सर आईसीआई ने जिस तरीके से क्रॉस रेट निकाला है हम भी वैसे ही क्रॉस रेट निकालेंगे तो मार्क्स मिलेंगे। अब इतना भी क्या कहते हैं लो कॉन्फिडेंस लेके नहीं चलना है। आईसीआई का भी क्रॉस रेट यही आएगा और हमारा भी क्रॉस रेट यही आएगा। आप अपना निकालने का तरीका जो होता है हमेशा आसान रखिए। और आज तक तो हमने कभी ऐसा नहीं देखा है कि क्रॉस रेट का मेथड यूज कर देंगे हम अलग तो हमें मार्क्स कट जाएगा। ठीक है, बहुत सारे तरीके के केसेस तो हमने देखा है, सही सॉल्यूशन के बाद भी मार्क्स ना हुआ केस भी देखा है। ठीक है, आपको क्या कहते हैं इंस्टीट्यूट अपने ही दो मेथड से सॉल्यूशन देता है, उसके एक मेथड आपने दे दिया, इंस्टीट्यूट ने सजेस्टेड में कुछ और मेथड दे दिया तो भी मार्क्स नहीं देता है। सब कुछ देखा है लेकिन ऐसा केस नहीं देखा है अभी तक हमने कि जिसमें प्रोसेस बदल दो लेकिन आंसर सही है तो मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो उस केस में आपने क्या करा, स्पॉट रेट पे इक्विवेलेंट अमाउंट निकाला। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, आपका अमाउंट कौन सी करेंसी में इन्वॉल्व है। SKW साउथ कोरियन वॉन में अगर अमाउंट इन्वॉल्व है तो आप कोशिश करना बेस करेंसी वही करेंसी रखो आप अपने क्रॉस करेंसी रेट के अंदर। यानी कि ये है हमारा 1 SKW का जो रेट बनेगा वो हमने रेट यहाँ पे ले रखा है। तो देखिए ये 1 SKW का इतना हमारा रेट आ जाता है। अब इसके साथ क्या करा बताइए, इसके बाद हमने इक्विवेलेंट अमाउंट निकाल दिया। वो इक्विवेलेंट अमाउंट कहता है इतना हमारा आता है, सॉरी इक्विवेलेंट, हाँ आउटफ्लो इतना रिकॉर्ड हो गए। तो अब आप ये तो हो गया आज के रेट पे कि इतना हमारा आउटफ्लो है, ये रिकॉर्ड किया हमने। अब क्या होता है एक्चुअल आउटफ्लो तो कब होगा, 1 मार्च को। तो 1 मार्च को हमने क्या किया, फिर से एक क्रॉस रेट निकाला और फिर देखा कि हमारा आउटफ्लो सही मायने में कितना हुआ, इतना हुआ। तो देखो ये है एक्चुअल आउटफ्लो जो कि 1 मंथ बाद हुआ। हम कह रहे थे कि इतना आउटफ्लो होना चाहिए जो आउटफ्लो हमने रिकॉर्ड किया था। अब क्या होता है बताइए, इन दोनों का बीच का डिफरेंस जो है 4.76, तो हम सिंपली ये कह सकते हैं यही हमारा क्या है यहाँ पे एक्सचेंज का लॉस बन जाता है। तो अब इस लॉस को दूसरे वाले से कंपेयर करेंगे। कुछ के दिमाग में आएगा सर लॉस हम क्यों निकाल रहे, नहीं निकालते हम लॉस। ठीक है, अगर नहीं निकालोगे लॉस तो सीधा आप एक काम कर सकते थे, आप उस केस में देखिए कि इस डेट पे आपका कितना आउटफ्लो होता है, डायरेक्टली ये आउटफ्लो निकालो। ठीक है, ये आउटफ्लो निकालो और फिर क्या करना, आप दूसरे वाले ऑप्शन के अंदर NDF नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में कितना आउटफ्लो होता है वो चेक कर लीजिएगा। और उस केस में दोनों को कंपैरिजन करके और फिर आप डिसीजन दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में हमने कुछ यहाँ पे लिखा है कि देखिए नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड डिलीवरी ऑफ करेंसी इज नॉट पॉसिबल, हेंस कॉन्ट्रैक्ट विल बी क्लोज्ड बाय टेकिंग अपोजिट ट्रांजेक्शन। ये तो क्लियर है, इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे सवाल क्या पैदा होता है, देखिए इस क्वेश्चन के अंदर सबसे ज़्यादा जो मिस्टेक करोगे ना आप इसके लॉस गेन निकालने में, याद रख लीजिएगा। अगर किसी को मार्क करना है तो मार्क भी कर लीजिए। वैसे ये क्वेश्चन जो है MTP का है, मई 2021 का। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आपको अगर एक चीज़ है जो मिस्टेक कराएगा आपको, तो मिस्टेक कराएगा इसका लॉस गेन निकालने में। क्योंकि दिक्कत क्या है, देखिए उन्होंने अमाउंट दे रखा है डॉलर करेंसी में, और ये जो रेट है ना, ये रेट कैसे लिखा हुआ है मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ये रेट कहता है $1 इक्वल टू SKW 1190। 1 मिनट के लिए हमारे इस दोनों में से अगर चेक किया जाए तो कौन सी रेट एप्लीकेबल होगा, तो सोचो। यहीं पे डायग्राम बना हुआ है, ये $1 का समथिंग रेट है। ठीक है, ये $1 का डॉलर में सॉरी हाँ डॉलर का SKW में रेट है। तो आप मुझे बताइए आपको SKW खरीदना है, इसका मतलब अगर इस रेट के साथ जाएं, यहाँ पे दो चीज़ इन्वॉल्व है। एक इन्वॉल्व क्या है डॉलर, एक इन्वॉल्व है SKW। तो आप मुझे बताइए यहाँ पे दो रेट है, दो रेट भी है, 1190.50 भी है। तो अब आप सोचो SKW आपको खरीदना है क्योंकि बाहर पे करना है। अगर SKW खरीदने जाओगे तो यहाँ पे SKW का रेट नहीं दिया गया। ये जो आपको रेट जो दिया गया है किसका रेट है, ये रेट है आपका डॉलर का। तो डॉलर खरीदना है बेचना है वो सोचना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, SKW अगर मुझे पे करना है इसका मतलब ये खरीदने जाऊंगा तो डॉलर बेचूंगा, और डॉलर मैं बेचूंगा, कस्टमर डॉलर बेचता है बिड पे, कस्टमर डॉलर बेचता है बिड पे। तो ये आपका रेट अप्लीकेबल होगा कन्वर्जन के लिए। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया कि ये रेट आपका आ जाता है, लेकिन ये रेट किसका है, डॉलर खरीदने बेचने का। अब क्या होगा यहाँ पे 1 लाख डॉलर के लिए कितना लॉस गेन आएगा वो कैलकुलेट कर सकते हो आप। ठीक है, वो कैलकुलेशन करोगे तो उसका लॉस गेन किस करेंसी में आएगा सोचिएगा, लॉस गेन आ जाएगा SKW में, क्योंकि आपका डॉलर का रेट दिया गया है। देखो आप डॉलर खरीदने बेचने का रेट अगेन डॉलर खरीदने बेचने का रेट। तो डॉलर का एक बार 1190 रेट है, एक बार 11850 है। तो यहाँ ऐसे ही दिख रहा है कि 5 SKW का क्या है यहाँ पे डिफरेंस है। ये 5 SKW जो है ना ये यहाँ पे लॉस गेन होगा। लेकिन दिक्कत कहाँ आएगा ये चेक करिएगा, ये जो SKW में जो आपका लॉस गेन आया है, ठीक है, ये लॉस गेन जो SKW में आया है इसको अल्टीमेटली तो आपको रुपी में कैलकुलेट करना है, क्योंकि XYZ कहाँ से बिलोंग करता है, ये रुपी से यानी कि इंडिया से। तो आपको अल्टीमेटली जो लॉस गेन निकालना है वो तो निकालना है आपको रुपी करेंसी में। तो अब आप मुझे बताइए इसका और रुपी का रेट तो आपके सामने अवेलेबल ही नहीं है।
इसका और रुपी का रेट तो अवेलेबल ही नहीं है, ये देखो। तो फिर बोलोगे हम तो कन्वर्ट कर लेंगे, तो कन्वर्ट करोगे तो वही चीज़ तो आप ऑलरेडी यहाँ से कर चुके हो ना, एक लॉस गेन तो उस रेट को यूज़ करके तो यहाँ दोबारा कर चुके हो, फिर से क्रॉस रेट करके निकालोगे, उससे ज़्यादा बेटर है। उस केस में आपका थोड़ा बहुत का आंसर का डिफरेंस जाएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा हम बाई सेल ट्रांजेक्शन करते हैं उतना ज़्यादा कस्टमर के अनफेवरेबल सिचुएशन जाता है ड्यू टू दी स्प्रेड कॉस्ट ऑफ द कस्टमर। स्प्रेड बैंक का बेनिफिट हो जाता है, कस्टमर का कॉस्ट आ जाता है। तो हम कहते हैं सीधा देखिए, हम जो ये जो हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का, जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को हम क्लोज करेंगे इस रेट पे, तो इन दोनों का लॉस गेन क्यों ना हम सीधा डॉलर में निकाल दे, तो वो जो डॉलर में जो लॉस गेन आएगा वो सीधा हम इस रेट पे कन्वर्ट करके और रुपी में हम लोग अमाउंट निकाल लेंगे, तो वो ज़्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि उसमें कम से कम ट्रांजेक्शन लेके आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे नोट इंटरप्रिटेशन में लिख के दिया है कि देखिए, लॉस गेन ऑफ एनडीएफ कॉन्ट्रैक्ट शुड बी इन डॉलर करेंसी। आप जो निकालोगे ना डॉलर करेंसी में, और ये चीज़ों को मार्क कर लीजिएगा। आप जो मिस्टेक करोगे ना यही में आपके जो सीधा सा माइंड जाएगा नहीं, वो SKW करेंसी में आपका लॉस गेन आ जाएगा, बाद में रुपी में कन्वर्ट करने के लिए फिर एक बार और क्रॉस रेट निकालना पड़ेगा। उससे ज़्यादा बेटर है, हो सकता है आपका अमाउंट सेम आ जाए, आप चेक करके देख लीजिएगा, लेकिन इसलिए आपका सेम अमाउंट आ जाएगा क्योंकि एक ही एक्सचेंज रेट वहाँ पे अवेलेबल है क्लोज करने के लिए। पोजीशन क्लोज करने के लिए आपका सिंगल रेट अवेलेबल है, इसलिए हो सकता है कि आप पहले डॉलर में वो निकाल लो, क्या निकाल लो, डॉलर में आप लॉस गेन निकाल के फिर क्रॉस रेट से भी आप अगर रुपी निकाल दोगे तो भी शायद आपका आंसर सेम आ जाए, वो चेक कर लीजिएगा, मैंने चेक नहीं किया है, ठीक है। तो अभी हम क्यों ना हम ऐसे सोचे कि देखो यहाँ से जो लॉस गेन हम निकालेंगे, यहाँ से जो हम लॉस गेन निकालेंगे, क्यों ना हम डॉलर करेंसी में लॉस गेन निकाल दें। अब डॉलर में लॉस गेन आएगा तो उस डॉलर को सीधा यहाँ खरीद के और बेच के हम ये अपना रुपी करेंसी का एक बार डायरेक्टली कन्वर्ट कर लेंगे। इसीलिए मैंने बोला था यहाँ पे कि देखिए आपको डॉलर करेंसी में लॉस गेन निकालना है, सो दैट वी कैन कन्वर्ट इट इनटू द रुपी करेंसी यूजिंग स्पॉट रेट, यानी कि 1 मार्च के स्पॉट रेट से आप डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब सोचो यहाँ पे क्या होगा, देखिए अब यहाँ पे जो है बाई करना है SKW, क्योंकि इंपोर्टर हो, आपको पे करना है, तो पे करने के लिए खरीदोगे, इसका मतलब आपको डॉलर बेचना है। अब डॉलर जो बेचने जाओगे, 2A कोट है, 2A कोट है, तो आप मुझे बताइए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, ये 1 मंथ का फॉरवर्ड रेट है, तो 1 मंथ का जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करोगे उसके लिए तो आपको डबल रेट दिया गया था, ये देखो। तो अब आप मुझे बताइए यहाँ कौन सी रेट अप्लाई होगा, बाई या सेल। ऑलरेडी हम लोग डिसाइड कर चुके थे कि 1190 अप्लाई होगा, तभी तो हमने मार्क किया था। तो ये देखिए 1190 का जो रेट अप्लाई हुआ, तो यही हम बोल रहे हैं कि ये देखो 1190 पे हमें डॉलर को बेचना है और SKW को बाई करना है। तो हमने इक्विवेलेंट अमाउंट निकाल दिया कि देखो हमने कितना सामने वाले को पे करना है, 1190 मिलियन। तो 1190 मिलियन पे करने के लिए हमें 1 मिलियन डॉलर की जरूरत पड़ेंगे। पहले ये तो एक्सचेंज रेट है, फिर ये इतना मिलियन हो जाता है तो वो डॉलर 1 मिलियन हो जाएगा, 1 मिलियन का मतलब 10 लाख। अब आगे क्या होगा बताइए, क्लोज करना है अगर पोजीशन, तो आपको क्या करना होगा, पहले SKW बाई किया था तो अब SKW आप सेल करोगे, और रेट कौन सी होगा, वो उस दिन का जो साउथ कोरिया जो बैंक ऑफ कोरिया है उसका जो रेफरेंस रेट होगा वो यूज करेंगे। तो वो रेट तो आपको दे रखा है 1185, तो वहाँ से आपका क्लोज हो जाएगा पोजीशन। तो अब आप देखिए क्लोज करने के लिए अब आप देखो कितना, जितना अमाउंट आपने बेचा था SKW खरीदा था, जितना SKW आपने खरीदा था उतना ही SKW बेचोगे, तभी तो पोजीशन क्लोज होगा ना। तो इसीलिए हमने जो बेचा है देखो सेल किया है SKW, लेकिन कितना सेल किया है देखो इतना अमाउंट, इसीलिए हमने इतने अमाउंट का इक्विवेलेंट करेंसी निकाला है, तो वो आ जाता है डॉलर 1.004219 मिलियन। इसका मतलब ये बन जाएगा आपका 0.04219 लैक्स बन जाएगा, ठीक है। तो इतना का जो आपका है ये गेन है, याद रखिएगा गेन हो गया। कैसे सोचो आप, आपने बाई किया था SKW, ठीक है, लेकिन जो अमाउंट है ना डॉलर करेंसी में है ना, हाँ जी, तो ये आपका 10 लाख, ऐसे समझो ना, बाई करने के लिए 10 लाख आपका पेमेंट हुआ, 10 लाख पेमेंट हुआ, और सेल करके इतना डॉलर आपका रिसीव हुआ, तो रिसीव हुआ है ज़्यादा, पेमेंट हुआ है कम, तो आपका क्या हो जाता है गेन, इतने लैक्स का आपका गेन हो जाता है। अब आप सोचो ये जो गेन है ये अगेन फॉरेन करेंसी है, तो इसको क्या करोगे, आपको बेचना पड़ेगा। कहाँ जाओगे बेचने, मार्केट में, वहाँ कौन सी रेट अप्लाई होगा, स्पॉट रेट। और वहाँ जब हम बेचने जाएंगे तो वहाँ पे हमारे को रेट अवेलेबल है, तो देखो आपके पास डॉलर है और डॉलर का ही रेट अवेलेबल है, डॉलर है और डॉलर का ही रेट अवेलेबल, तो डॉलर हम बेचने जाएंगे, तो हम जब बेचेंगे तो किस रेट पे बेचेंगे, बिड रेट पे, क्योंकि कस्टमर बेचता बिड पे है। तो आप देखिए यहाँ पे जो बिड रेट होगा उस दिन का,
यहाँ पे चेक करो, इसका बिड रेट कितना आ रहा है बताइए, बिड रेट आ रहा है 75.50, तो हमने वही 75.50 पे क्या कर दिया यहाँ पे, ये जो लॉस है, ये गेन है, इस गेन को हमने 75.50 पे कन्वर्ट कर दिया, ये बिड रेट होगा, याद रखिएगा। तो इतना हमारा अमाउंट जो होता है वो इनफ्लो हो जाता है। अब आप सोचो SKWPA कितना करना था, 1190 मिलियंस, जिसका ऑलरेडी स्पॉट रेट पे इतना इक्विवेलेंट अमाउंट आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो, तो ये आपका पेमेंट होना है, इतना रिसीव हुआ है, तो नेट करके देखा जाए तो आपका जो नेट आउटफ्लो बनता है इतना। आप चाहो तो इस आउटफ्लो को नो हेजिंग वाले आउटफ्लो को कंपेयर करके सीधा डिसीजन दे सकते थे, या चाहो उधर आपने लॉस गेन निकाला था तो यहाँ भी लॉस गेन निकाल दीजिए, तो हमने एक्सचेंज लॉस निकाल दिया। अब यहाँ पे लॉस आपका कम है, पहले वाले में लॉस ज़्यादा था, इसीलिए हमने एडवाइस दे दिया कि ये काम करना चाहिए। आप चाहो तो एक काम कर सकते हो, ICI के सॉल्यूशन आप एक बार देख लीजिए, जानबूझ के मैंने रख दिया है ताकि एक बार आप इसको देख लीजिए कि हमने जो कैलकुलेशन किया इंस्टीट्यूट ने निकाला है क्या वही सेम ही है या नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9.3। ये आपका क्या कहते हैं, देखिए, मिस्टर मामेन एन इंडियन इन्वेस्टर इन्वेस्ट इन द लिस्टेड बॉन्ड इन USA। उसने कहाँ इन्वेस्ट किया है, US में जाके उन्होंने इन्वेस्ट किया है। इफ़ द प्राइस ऑफ द बॉन्ड एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर इज़ $100 एंड इट इज़ USD 103 एट द एंड ऑफ द ईयर। यानी कि सिंपली बहुत ही आसान सी बात कह रही है कि देखो यहाँ पे जो हमारा अमाउंट है ये है हमारा $100 का, और ये बन जाता है $103 का। एट द एंड ऑफ द ईयर द कूपन रेट इज 3% पेबल एनुअली। ये जो कूपन रेट है 3% पेबल एनुअली। ठीक है, इसका मतलब अगर बॉन्ड में पैसे लगाए हो तो यहाँ कुछ कन्फ्यूजन मत क्रिएट करना। उन्होंने खुद बोल रखा है कि इफ़ द प्राइस ऑफ द बॉन्ड एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर इज इतना एंड इट इज़ $3 एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि प्राइस इतना पे गया है, ये मत सोचना, क्योंकि यहाँ कूपन रेट भी 3% दे दिया है, तो दिमाग में ये आ सकता है कि $100 पे $3 का हमें इंटरेस्ट जो मिलेगा वो मिला के इतना होगा। कन्फ्यूजन मत क्रिएट करना, क्योंकि खुद ही बोला है ये प्राइस हमारा 103 पे गया है। इसका मतलब इसमें जो आपका $3 का इंटरेस्ट है वो भी आपको मिलेगा ही मिलेगा अगर 1 ईयर का टाइम फ्रेम होगा तो। कहते हैं फाइंड द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ होम करेंसी, होम कंट्री करेंसी। इफ आपको होम कंट्री करेंसी का रिटर्न निकालना है अगर USD फ्लैट रह जाता है, यानी कि USD में कोई चेंज नहीं आया तो क्या होगा। अगला कहता है USD अप्रिशिएट्स ड्यूरिंग द ईयर इज 3%, USD डेप्रिशिएट्स ड्यूरिंग द ईयर इज 3%, इंडियन रुपी अप्रिशिएट्स ड्यूरिंग द ईयर इज 5%। यानी कि 3 कंडीशन दे दिया, और फिर कहते हैं विल योर आंसर डिफर इफ मोमेन इन्वेस्ट्स इन द बॉन्ड जस्ट बिफोर द इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट पेमेंट से जस्ट पहले अगर इन्वेस्ट किया होता तो क्या आपका आंसर बदलता। ठीक है, अभी देखते हैं उसको, पहले एक एक करके चलते हम आगे। आप एक चीज़ समझ जाइए कि जब आपको एक करेंसी के रिटर्न को जब दूसरे करेंसी के रिटर्न में कन्वर्ट करना होता है तो हमने उसके लिए बोला था कि देखो एक पैरिटी टाइप का फॉर्मूला बना लो। 1 प्लस रुपी का जो रिटर्न होगा ना, ये निकालना हो किसी को तो 1 प्लस डॉलर का रिटर्न आएगा, और मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस प्रीमियम अब्लिक डिस्काउंट जो है ना वो डॉलर करेंसी का एडजस्टमेंट करने से ये आपका बन जाता है। इसमें ऑलरेडी हमने बहुत लॉजिकली एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो यहाँ पे हम उस चीज़ों को बहस नहीं करें। तो सोचो अगर यहाँ पे डॉलर फ्लैट है, इसका मतलब एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन 0 है, इसका मतलब जो रुपी का रिटर्न होगा वही हमारा डॉलर का रिटर्न होगा। तो यहाँ तो ऐसे ही क्लियरली दिख रहा है कि आपने लगाए हो 100 और लाए हो 106, इसका मतलब 6% का रिटर्न है। तो 6% का रिटर्न जो है कितने दिन के लिए आपने इन्वेस्ट किया था बताइएगा, एंड ऑफ द ईयर और एनुअल। तो ठीक है 6% का रिटर्न है, तो यही आपका 6% का रिटर्न आ जाएगा। US फ्लैट होगा तो क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम डिस्काउंट कितना हो जाता है 0। अब कहते हैं USD अप्रिशिएट्स ड्यूरिंग द ईयर बाय 3%। अब ध्यान से रखिएगा ये जो रिटर्न आया है डॉलर का, ये डॉलर का रिटर्न है, तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं 1 प्लस 0.06। अब यहाँ पे डॉलर कितने से अप्रिशिएट हो रहा है बताइए, यहाँ पे डॉलर अप्रिशिएट हुआ है 3% से, तो हम सिंपली कह सकते हैं 1 प्लस 0.03 जो होगा इससे आपका आंसर आ जाएगा। तो 1.06 मल्टीप्लाई बाय 1.03 ये आता है 9.18% का आंसर आता है। ये देखिए ये आ गया 9.18% आपका। ठीक है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अब कहते हैं USD डेप्रिसिएट्स बाय 3%, तो देखो डॉलर का रिटर्न तो ऑलरेडी है, यहाँ पे 1 माइनस 0.03 कर देना है, बात बन जाएगी यहाँ प्लस की जगह। तो अगर ये देखा जाए तो 1.06 मल्टीप्लाई बाई 0.97 यानी कि 3% माइनस हो गया तो 0.97, ये आ जाएगा 2.82% का रिटर्न। यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही है, ये भी सही है, तीनों सही है। अब अगले बार थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, बोला है इंडियन रुपी अप्रिशिएट्स ड्यूरिंग द ईयर बाय 5%। याद होगा आपको
इस केस में कायदे से क्या होना चाहिए, इंडियन रूपी अप्रिसिएट होता है 5% से, याद रखिएगा। तो इंडियन रूपी अगर 5% से अप्रिसिएट होगा तो हमने क्या बताया था, रूपी का अप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन जो होते हैं ना रूपी के रिटर्न में मल्टीप्लाई होता है, यानी कि ये प्रीमियम डिस्काउंट जो होगा वो रूपी में एडजस्टमेंट होगा और ये किसके इक्वल जाएगा, 1 प्लस डॉलर करेंसी के रिटर्न का, डॉलर करेंसी का रिटर्न का। इसका मतलब क्या, मैं सिंपली ये बोल सकता हूँ कि अगर किसी को रूपी का रिटर्न निकालना है तो ये आ जाएगा 1 प्लस डॉलर का रिटर्न, जो कि ऑलरेडी हमारा 6% हो रखा है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, ध्यान से सुनिएगा, कुछ मिस्टेक है। 0.06 ये हमने ले लिया डॉलर का रिटर्न, डिवाइडेड बाय 1 प्लस रूपी का जो एप्रिसिएशन है वो 5% का है, तो 1 प्लस 0.05 ये आना चाहिए। तो इस केस में जो हमारा आंसर आएगा मैं आपको बता दूं, 1.06 डिवाइडेड बाय 1.05, ठीक है, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय यानी कितना, 0.952%, यानी कि ये जो आंसर आना चाहिए 0.952%, रूपी का रिटर्न जो आना चाहिए 0.952% का रिटर्न आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या रिटर्न दे रहा है आपको, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, 6% है डॉलर का रिटर्न, और इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, यही तो मैं बार बार कहता हूँ कि भाई रूपी का एप्रिसिएशन डॉलर का डेप्रिसिएशन के इक्वल नहीं होता है। इन्होंने क्या अज्यूम करा है कि देखो, रूपी अगर 5% से अप्रिसिएट कर रहा है, रूपी अगर 5% से अप्रिसिएट कर रहा है तो कह रहे डॉलर ना हमारा 5% से डेप्रिसिएट करेगा। भाई 5% से डॉलर कैसे डेप्रिसिएट हो जाएगा, और उन्होंने क्या करा, 5% का डेप्रिसिएशन अज्यूम करके और 5% का डेप्रिसिएशन देखो इसमें अप्लाई कर दिया, किसमें, डॉलर के रिटर्न पे, जो कि सही नहीं है। तो ये जो 0.7% निकाल ले वो सही नहीं है, 0.952% होना चाहिए। अब इस तरीके के केस में अब आप क्या करोगे, ध्यान से सुनिएगा, ये मिस्टेक है, ये तो पता है, सबको पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और जिनको नहीं पता है ना उनको कुछ कॉन्सेप्ट और लॉजिक नाम का चीज़ ही नहीं है, ऐसे समझ जाइए, ठीक है। ऑलरेडी हमने बहुत बहस कर रखा है कि एक करेंसी का प्रीमियम कभी दूसरे करेंसी के डिस्काउंट के इक्वल नहीं होता है। अब आपको पता है इस बार क्या हुआ, देखा आपने, इंस्टीट्यूट ने खुद अपने गलत वाले सॉल्यूशन को सजेस्टेड के अंदर करेक्ट कर लिया और मार्क्स नहीं दिया। देखा किसी भी स्टूडेंट को इंटरेस्ट रेट कॉलर के क्वेश्चन में मार्क्स नहीं दिया, जबकि उनके खुद के सॉल्यूशन मिस्टेक था, काउंटिंग का मिस्टेक किया, जहां पे इंस्टीट्यूट ने 184 लिया था, बच्चे ने जहां पे 184 लिया, इस बार इंस्टीट्यूट ने 181 डेज का काउंटिंग कर लिया, किसी को भी मार्क्स नहीं दिया, सबको 0 मार्क्स मिला। अब ऐसे ही कंडीशन आगे अगर बन गया तो ये तो गलत है, तो हमें पता है। अब आपको तो अभी तक तो यही सब लोग पढ़ाते थे और यही करते आ रहे हो, अरे गलत है तो गलत ही यूज कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करोगे, तो मैं आपको बता दूं, जितने भी इस तरीके का एम्बिगियस क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा सा कुछ डिस्प्यूट नजर आते हैं या दो ओपिनियन बनता है या गलत है, तो उस पर मैं अलग इसके जस्ट ये आपको जो एडिशनल क्वेश्चन खत्म होते ही कॉन्टिन्यूसली मैं आपको उस क्वेश्चन का 55 to 60 क्वेश्चन का लिस्ट उस पर एक बार मैं आपको रिकैप करा दूंगा कि ऐसे करना चाहिए जो अप्रोप्रिएट है। देखो रिस्क फ्री तो कुछ भी नहीं है, रिस्क फ्री होना है तो इस कोर्स के छोड़ देना है, सिंपल, यानी कि रिस्क है, लेकिन रिस्क कितने से है, 10 to 15 मार्क्स का है, तो कोई बात नहीं, इतना रिस्क लेके हम अपना कैरियर बना लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हम 80 के लिए प्रिपेयर करेंगे, 70 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 80 प्रिपेयर करने वाले का कभी 40 नहीं आता है, 40 नहीं आता है, ये चीज़ अब हमेशा याद रखिएगा। तो अब इस केस में हम लोग क्या करेंगे, मैं अभी से बता देता हूँ, अगर इस सीरीज में अगर अभी जो हम एडिशनल क्वेश्चन देख रहे हैं इसी में कहीं पे हमें अगर नजर आता है कि किसी क्वेश्चन के अंदर अगर प्रॉब्लम है तो हम यहाँ पे भी डिस्कशन कर लेंगे, और ये क्वेश्चन भी हमने रखा है उस क्या कहते हैं लिस्ट के अंदर, जहाँ पे मिस्टेक्स वाले लिस्ट जो है उसमें ये क्वेश्चंस भी है। तो हम लोग एग्जाम में क्या करने वाले देखिएगा, आज के रेट पे मैं आपको बताता हूँ, ये प्रॉब्लम ना कम से कम 5-6 क्वेश्चन में आ गया है। एक करेंसी के प्रीमियम को इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है, दूसरे करेंसी का डिस्काउंट अज्यूम करके क्वेश्चन को सॉल्व कर देता है, लेकिन यही पहले की जो क्वेश्चंस है उसमें ऐसा कभी नहीं करता था। अब आपको कैसे पता है एग्जाम में कि वो पुराना क्वेश्चन है वो नया क्वेश्चन है, हम क्या करें, तो मैं आपको ये चीज़ बोलता हूँ, अगर कम टाइम लगा के 1 to 2 मिनट्स लगा के अगर दो अल्टरनेटिव से अगर आप सॉल्यूशन दे सकते हो तो आप दोनों अल्टरनेटिव का सॉल्यूशन दे के आइए, जो चाहता है इंस्टीट्यूट करके दे दो, कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई तू कुछ भी कर ले, हमें मार्क्स दे दे भाई, हम हार गए ऐसे समझ जाओ। इंस्टीट्यूट को बोलते चल तू ही आगे रहे, हम हार गए, हम एक काम करते दोनों अल्टरनेटिव से सॉल्यूशन देते हैं। हम क्या करेंगे, आप एग्जाम में अब आज के बाद याद रख लीजिए, आगे हम जब लिस्ट वाले उस जो एम्बिगियस क्वेश्चन की जब हम लिस्ट देंगे तो उसमें भी हम बात करेंगे। अभी तो हम क्या करते हैं, ऐसे समझ जाइए, कम टाइम लगा के अगर दो सॉल्यूशन जा सकता है तो दो सॉल्यूशन दे दो, लेकिन ज़्यादा टाइम लगने वाला होगा तो क्या करेंगे, वो जब करना होगा तब हम देख लेंगे, जब वो 50-60 क्वेश्चन की डिस्कशन करेंगे तो वहाँ पे हम बहस करेंगे। अभी आप दो आंसर दे दीजिएगा, ये भी दे दीजिए, यानी कि अगर आप इसमें डॉलर को डेप्रिसिएट करके अज्यूम करोगे तो क्या बनेगा, और रुपी का अप्रिसिएट करके करोगे तो क्या बनेगा, ये रहा, रुपी को अप्रिसिएट करोगे तो ये बनेगा। ये दोनों आंसर आप देखिए और क्वेश्चन सॉल्व करके आ जाइए, ठीक है। अब आगे कहते हैं आपको, विल योर आंसर डिफर इफ मिस्टर
मेमन ममेन इन्वेस्ट इन द बॉन्ड जस्ट बिफोर द इंटरेस्ट पेएबल। अब इसमें अगर चेक करोगे तो मान लीजिए इंटरेस्ट पेमेंट करने से पहले आप इन्वेस्ट करते, तो यहाँ कहीं करते, यहीं कहीं करते, भाई कहीं भी करते तो 3 रुपीज़ तो आप ही को मिलता, क्योंकि आपको तो पता है इंटरेस्ट रिकॉर्ड जिस दिन इंटरेस्ट मिलना है उस दिन जिसके पास बॉन्ड होगा उन्हीं को इंटरेस्ट मिलेगा। तो भाई इंटरेस्ट पेमेंट करने से पहले अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये तो मिलेगा ही मिलेगा, कोई तो डिफरेंस जाएगा नहीं, प्राइस आपका 103 रहेगा। अब ऐसा तो बोला नहीं ना कि इंटरेस्ट पेमेंट से पहले इन्वेस्ट करते इस डेट पे और वहाँ पे 102 पे खरीदते, तब तो रिटर्न जरूर बदलता। लेकिन ऐसा तो कुछ बोला नहीं, तो हम तो यही अज्यूम करेंगे ना कि हम इंटरेस्ट पेमेंट करने से जस्ट पहले इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन कोई अमाउंट नहीं दे रहे हो आप, तो हम तो 100 में इन्वेस्ट करेंगे, तो 100 में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो मिलेगा तो 106 ही, तो आपको 6% का तो रिटर्न रहेगा ही रहेगा। तो वो चीज़ आप यहाँ पे देखिएगा, नो आवर आंसर विल नॉट डिवर इफ एंड इफ मिस्टर ममेन इन्वेस्ट इन बॉन्ड जस्ट बिफोर द इंटरेस्ट पेएबल, तब भी आपका कोई चेंज नहीं आने वाला है। ये क्वेश्चन नंबर 9.3 था। एक अर्ली डिलीवरी की क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18.1। अब ये क्वेश्चन को तो ऑलरेडी आप लोगों को मैंने पहले ही बता रखा है कि डायग्रामेटिकली जाएंगे ज़्यादा बेटर रहेगा, सॉल्यूशन आपका नीचे है ऑलरेडी, ठीक है। तो एक बार आप रीड कर लीजिए, हम इसमें कुछ ज़्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मुझे पूरे डायग्राम बनाने पड़ेंगे और टाइम लग जाएगा, ठीक है। याद करिए अर्ली डिलीवरी में हम लोग क्या करते हैं। चलो एक बार रीड कर देता हूँ क्वेश्चन। ऑन 1 October 2020 मिस्टर गुरु एन एक्सपोर्टर enters into a forward contract with a bank to sell $1 lakh on 31st December 2020 at INR USD 75। याद रखिएगा, फिर से यहाँ पे गड़बड़ कर रहा है, देख रहे हो ISO कोड लिख के दे रहा है, आई फर्स्ट करेंसी के साथ पर यूनिट होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे सेकंड करेंसी कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने पहले ही बोल रखा था रुपी करेंसी के साथ कोई भी एक्सचेंज रेट आएगा तो फटाफट आप क्या करो, स्ट्रेंथ को बेस बनाइए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए, बाकी कुछ दिमाग लगाने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 1 अक्टूबर को एक्सपोर्टर ने, एक काम करते डायग्राम बना सकते हैं क्या, चलो लिखते हैं, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा से लिखते जाते हैं। ये देखिए ये है एक्सपोर्टर, क्या किया है बताइए, एक्सपोर्टर एंटर्स इनटू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट विद द बैंक, ठीक है। एक्सपोर्टर बैंक के साथ क्या करता है, वो अपना एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर करता है, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या एंटर करेगा, डॉलर आएगा उधर से, क्योंकि एक्सपोर्टर है तो इसके पास डॉलर जो है 1 लाख रुपीज़ आएगा, ठीक है। तो इनसे क्या लेके आएंगे, एक्सचेंज रेट आप ढूंढ लीजिए, एक्सचेंज रेट रुपी के साथ है, इसका मतलब ये क्या लेके आएगा बताइए, रुपी करेंसी लेके आएगा, ठीक है। ऑन 31 दिसंबर यानी कि 1 अक्टूबर से लेके नवंबर एंड दिसंबर 2 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है, नहीं अक्टूबर भी काउंट होगा, अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर ये 3 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, याद रखिएगा, यानी कि 3 मंथ बाद आपके पास पैसे आने वाला है। ऑन एक्सपोर्टर एंटर इनटू ए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट विद द बैंक टू सेल इतना ऑन 31 दिसंबर इतना इतना, ओके। यानी कि यहाँ पे जो रेट है तय हो चुका है इन लोगों के बीच में कि $1 का 75.40 का कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो गया। However, at the request of the importer इधर वाले होंगे, उसके रिक्वेस्ट पे मिस्टर गुरु रिसीव्ड द अमाउंट ऑन 30th नवंबर 2020। भाई 31 दिसंबर को आना था, 30th नवंबर को ही आ गया, यानी कि ये पेमेंट आना था 3 मंथ पे, लेकिन ये रिसीव हो गया कौन सी 2 मंथ पे, यानी कि 1 महीने पहले ही हमारे पास आ गए। अब क्या कहते हैं, मिस्टर गुरु रिक्वेस्टेड द बैंक टू टेक डिलीवरी ऑफ द रेमिटेंस ऑन 30th नवंबर। उसने अपने इंटर बैंक को बोलने जाता है कि भाई साहब मेरे ये पैसे रिसीव कर लो, आज ही ले लो आप, सॉरी हाँ ये मिस्टर गुरु को इसने रिक्वेस्ट किया है, इन्होंने बोला है कि ये पैसे मेरे से ले लीजिए, कौन सी टाइम पे, 1 महीने पहले ही ले लीजिए, यानी कि 30th नवंबर को। द इंटर बैंक रेट ऑन 19th नवंबर आर एज 30th नवंबर आर एज फॉलोज, यानी कि इंटर बैंक आपको याद होगा कि ये देखो एक तो पहले से कोई ट्रांजेक्शन करता ही करता है, लेकिन हमने क्या आपको याद कराया था, याद करो, ये जो अर्ली डिलीवरी लेके आएगा वो अपने पास ना रख के ये क्या करेगा, बैंक में जाके बेचेगा और बैंक से कुछ जो होगा वो रिसीव करके लाएगा। और हमने क्या बताया था याद करिए, यहाँ से जितना मैं लाया और यहाँ पे जितना डॉलर जो बेचा है, याद आ रहा होगा धुंधला धुंधला, वैसे ना भी डिस्कशन करते तो काम चल जाता। ये $1 लाख जो है यहाँ से आप क्या करते हो, ये ला के इनको बेचते हो, तो आपने यहाँ से कुछ रिसीव किया और इसमें कुछ पेमेंट किया था, ध्यान से देखो, यहाँ से कुछ रिसीव किया, यहाँ कुछ पेमेंट किया, कितना रिसीव किया तो उस दिन के स्पॉट रेट पे डिपेंड करेगा। तो उस दिन का स्पॉट रेट कितना था बताइएगा, 30th नवंबर का जो स्पॉट रेट चल रहा था $1 का इतना, और आप मुझे बताइए ये रेट किसका होगा, ये रेट होगा इंटर बैंक का। तो इंटर बैंक क्या कर रहा है, यहाँ पे डॉलर खरीद रहा है, तो ये रेट आपका अप्लाई होगा, ये रेट जाएगा आपका 75.22 का। तो अब सोचो क्या होता है, देखो ध्यान से,
एक्सपोर्टर के पास आता है 75.22 और पे करता है 75.40। इन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम लोगों ने क्या बोला था, आउटफ्लो बोला था, क्योंकि ये इतना बैंक को अपना अरेंज करके लोन लेके इसको पेमेंट करना पड़ रहा है, तो ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, आउटफ्लो, और इस पर इंटरेस्ट जो होगा वो कैलकुलेशन किया जाएगा। तो देखो इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड जो कैलकुलेट किया जाएगा, देखिए इसी दो अमाउंट के डिफरेंस पे 75.22 और 75.4, 75.22 एंड 75.4, देख रहे हो इन दोनों के बीच में कितने दिन का इंटरेस्ट निकाला जाएगा। देखो इनको कायदे से देना चाहिए था 3 मंथ बाद, लेकिन हम पेमेंट करें 2 मंथ पे, यानी कि पहले ही पैसे इंतजाम करके इसको हम दे रहे, तो हम कहते हैं देखो 1 मंथ पहले दिया, इसका मतलब आपको 1 मंथ का हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटरेस्ट लेंगे। तो यहाँ पे 1 मंथ का इंटरेस्ट 31 डेज का कैलकुलेशन किया गया। और मैंने पहले भी बोला था कि देखो बैंक का इंटरेस्ट शॉर्ट पीरियड के लिए जब भी कैलकुलेशन होता है तो एक्चुअल नंबर ऑफ डेज बाई टेकिंग 365 डेज इन अ ईयर। आप जाइए टाइम वैल्यू के जो नोट्स है उस पर भी जाके आप रीड करोगे तो वहां से भी आपको दिख जाएगा। ओके, तो ये देखो इंटरेस्ट का अमाउंट आ गया, कुछ है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। अब दूसरा मैंने क्या बताया था, याद रखिए कि ये जो पहले बैंक ने क्या करा होगा, एक इंटरबैंक के साथ एक और ट्रांजेक्शन करके ऑलरेडी बैठा होगा, तो उस ट्रांजेक्शन को अब उसको कैंसिल भी करना पड़ेगा। लेकिन वो ट्रांजेक्शन को कैसे कैंसिल करेगा, याद करिए, वो ट्रांजेक्शन को कैंसिल करने के लिए आज हमें 1 महीने बीते बचे हुए हैं ड्यू डेट के लिए, तो 1 महीने पहले ही वो अपोजिट कॉन्ट्रैक्ट करके उसको कैंसिल कर देगा। तो ये देखो 1 महीने का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट भी देना चाहिए, तो ये रहा 1 मंथ का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं दिया, लेकिन 1 मंथ का प्रीमियम दे दिया, तो ठीक है। प्रीमियम को हम क्या करेंगे बताइए, एडजस्टमेंट कर देंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो ऐड कर देंगे, और ऐड करके जो रेट आएगा उस रेट में कौन सी रेट अप्लाई होगा, देखो यहाँ पे बैंक ने खरीदा हुआ था तो बैंक अब बेचने का कॉन्ट्रैक्ट करेगा और तब जाके कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होंगे और बैंक बेचेगा आस्क रेट पे, तो इस रेट से जो भी आपका बनेगा, यानी कि ये बन जाएगा 75.27, ये बन जाएगा आपका 42, ठीक है। तो 75.42 जो है 75.42 इस रेट पे कैंसिल होगा। तो हमने जिस नया रेट पे कैंसिल कर रहे हैं इसको, उसके और ये जो डिफरेंस है वो हमारा स्वैप डिफरेंस कहलाता है। तो स्वैप डिफरेंस के लिए हम लोग क्या क्या यूज़ करेंगे बताएंगे कोई मुझे, ये आ जाएगा 75.42 और 75.22। तो ये देखो स्वैप डिफरेंस जो आएगा 75.22 और 75.42, देख रहे हो 75.42। यहाँ पे कोई मार्जिन का एडजस्टमेंट नहीं होगा, क्यों नहीं मार्जिन का एडजस्टमेंट होगा बताइएगा। Assume 365 days in a year लिखा भी है। If bank agree to take the early delivery, then what will be the net inflow to the Mr. Guru, assuming that the prevailing prime lending rate 18%, वो इंटरेस्ट आपको 18% पे कैलकुलेट करना है। If Mr. Guru can deploy these funds in US dollar, he gets return of the 3% per annum, what is the better why, ठीक है। अब ये जो सेकंड पॉइंट है ना, ये थोड़ा सा नया है आपके लिए, अदरवाइज तो बाकी सब कुछ सेम था। मिस्टर गुरु कैन डिप्लॉय दीज फंड्स इन डॉलर, ही गेट्स रिटर्न एट द रेट ऑफ 3% पर एनम, विच इज बेटर एंड वाई, क्यों, ठीक है। तो पहले तो ये काम कर लो ना आप इसको। तो ये देखो आपने स्वैप डिफरेंस निकाला, इंटरेस्ट निकाल लिया, चार्जेस फॉर अर्ली डिलीवरी, तो क्या क्या हो गया, 2 हो गए ना आपका। एक तो स्वैप लॉस हो गई, ये देखो कितने का 20,000 का, और ये 275 का, इतने का आपका क्या है, अर्ली डिलीवरी का चार्जेज आ गया। तो नेट इनफ्लो कितना बनता है मिस्टर गुरु के लिए, सोचो। एक तो इतने रेट पे आपके अमाउंट मिले और वो आपको क्या हुआ, उतना आपको पे करना पड़ा। तो ये देखिए इसका जो आपका बनेगा, रिसीव हुआ इतना और इतना जो चार्जेस दे दिया, आपका नेट इनफ्लो बनता है इतने अमाउंट का, ठीक है। अब जो वो बोला गया था कि डॉलर को आप क्या कर सकते थे, 3% पे आप इस अमाउंट को इन्वेस्ट कर सकते थे, इस डॉलर में लगा के 3% रिटर्न ले सकते थे। मतलब ये जो आपके पास 1 लाख आते तो आपको ने अर्ली डिलीवरी क्यों दिया उनको, ये आपका एक नया पॉइंट था, याद रखिएगा इस चीज़ के लिए। ये जो 1 लाख डॉलर आया था आपको 1 मंथ पहले आ गए ना, आपको आना था 3 मंथ पे, यानी कि 31 दिसंबर को आना था, लेकिन 30 नवंबर को आपके पास पेमेंट आ चुका है, तो 1 मंथ पहले ही आ गया। तो आपने अर्ली डिलीवरी एक्सेप्ट करने को बोला, और फेडई के रूल के मुताबिक बैंक को एक्सेप्ट भी करना पड़ता है। हमारे पास एक और चॉइस था कि ये जो डॉलर हमारे पास आया है ना, हम इनको क्या करते, 3% के रिटर्न पे जाके इन्वेस्ट कर देते, तो क्या फ़ायदा होता, देखिए उस केस में ये आपको स्वैप लॉस नहीं आता, उस केस में इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि हमने तो अर्ली डिलीवरी एक्सेप्ट करने के लिए बोला ही नहीं बैंक को। जब नहीं बोला है तो 1 लाख डॉलर जो हमारे पास आया था उसको हमने जाके बैंक में डिपॉजिट कर दिए। अच्छा कितने दिन की पेमेंट थी बताइए, 3 मंथ के लिए, तो 1 मंथ के लिए डिपॉजिट करोगे आप। तो काउंटिंग अगर हम लोग करें तो आपको पता है कि 30 नवंबर को हमारे पास पैसे आए, तो 30 नवंबर को हम अगर जाके डिपॉजिट करेंगे तो ये डेट हमारा काउंट होगा, ठीक है। 30 नवंबर जो होगा ये हमारा काउंट होगा, इस दिन का मिलेगा। और हम लोगों को जो विड्रॉ करना है वो 31 दिसंबर को ड्रॉ करना है, तो जिस दिन विड्रॉवल करते हैं उस दिन काउंट नहीं होता है। तो आपका दिसंबर का आ जाएगा 30 डेज और नवंबर का आ जाएगा 1 डे, ये मिला के आपका 31 डेज बन जाएगा। तो 31 डेज का आपको इंटरेस्ट क्या करना होगा, इसमें मिल जाएगा। तो यही चीज़ जो है यहाँ पे आपको लिया होगा, देखिए 3% से 1 लाख को आपने डिपॉजिट किया जो बाहर से आए, 31 डेज के लिए आपने इन्वेस्ट किया, 365 डेज के बेसिस पे इतने का आपका इंटरेस्ट आ गए।
ओके। और ये जो अमाउंट आपके पास रिसीव हुआ है वो अग्रीड रेट पे, लेकिन अग्रीड रेट पे नहीं जा पाएगा पूरा का पूरा, क्योंकि आपने जो कमिटमेंट किया था 1 लाख के लिए, तो 1 लाख जाएगा आपका कमिटेड रेट पे, 1 लाख गया आपका कमिटेड रेट पे, ठीक है। और जो बच जाता है आपका, जो बच गया कितना बताइए, 254, वो तो उस दिन के स्पॉट रेट पे जाएगा, ठीक है। उस दिन के स्पॉट रेट पे जाएगा, और उस दिन का स्पॉट रेट मार्केट में कितना था बताइएगा। उस दिन का स्पॉट रेट यानी कि आपका 31 दिसंबर का आपको स्पॉट रेट चाहिए, जो कि आपके सामने अवेलेबल नहीं है, लेकिन जब आप डिपॉजिट करने जा रहे होगे 1 मंथ के लिए, 1 मंथ पहले जो आ गया, तो उसी टाइम पता है कि आपको जब 31 दिसंबर को आपके पास वो जो इंटरेस्ट वाले एडिशनल अमाउंट मिलेंगे, उस पे तो उनको इंटरेस्ट जो उस पे तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कवर होगा नहीं, क्योंकि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट तो हमने कितने के लिए किया था, 1 लाख के लिए। उनको ये थोड़ा ना पता था कि ये जो 1 लाख रुपीज़ है, इसको पहले रिसीव करके हम इंटरेस्ट भी कमा लेंगे। तो उस केस में आपका जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, इस पे जो रेट अप्लाई होगा उसके बेसिस पे उसको कन्वर्ट करोगे, तो आपको पता है इंटरेस्ट जो मिलेगा उसको बेचने जाओगे, डॉलर वाले इंटरेस्ट को बेचोगे तो आप किस रेट पे, बिड रेट पे। तो यहाँ पे जो आपको रेट आएगा 75.32 के रेट पे आपको बेचना पड़ेगा। 75.32 के बेस पे आपको देख रहे हो यहाँ पे इस अमाउंट बेचोगे, तो ये भी रिसीव करोगे और ये भी रिसीव करोगे, तो आपका टोटल इनफ्लो जो बनेगा ना 7559 का बनेगा, 7559 का बनेगा। और वहाँ पे उस ऑप्शन के अंदर टोटल आपको 7519 आ रहा था, यहाँ पे 7559 आएगा। तो इस केस में आपको क्या करना चाहिए बताइए, अर्ली डिलीवरी के लिए अप्रोच नहीं करना चाहिए बैंक को, उस अमाउंट को डिपॉजिट करके आपको लेना चाहिए। तो एडवाइस, सिंस कैश इनफ्लो विल बी हायर इन डिप्लॉय द फंड ऑप्शन इन द सेम सिचुएशन, सिंस कैश विल बी हायर इन डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड, यानी कि आपको वो डॉलर को क्या कर देना है, इन्वेस्ट करके, और वो काम करना है, ना कि अर्ली डिलीवरी के लिए सामने वाले को अप्रोच करना है। होप ये भी आपका क्लियर हो जाता है। वैसे एग्जैक्टली 18.2 भी है यहाँ पे देखिए, 1 अक्टूबर को बिल्कुल सेम है। आप इसको, मेरे को नया तो कुछ भी नहीं, फिर भी एक बार रीड कर लेते, चलिए आइए। ऑन 1 अक्टूबर 2019 मिस्टर एक्स एन एक्सपोर्टर एंटर इनटू ए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट विद BNP बैंक टू सेल $1 लाख ऑन 31 दिसंबर 19 को, यानी कि यहाँ पे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अभी भी डेट भी जो है ना यहाँ पे सेम ही है, 31 दिसंबर है, ये 1 अक्टूबर है, इस रेट पे। एंड द बैंक सिमल्टेनियसली एंटर इनटू अ कवर डील एट इस रेट पे, बैंक ने इंटर बैंक के साथ इस रेट पे कवर डील किया। जैसे ये जो आपका डील करते हैं ना कवर डील, ये वाले डील, वैसे जिस रेट पे डील किया वो हमारे लिए रेलिवेंट नहीं होता है, क्योंकि कैंसिलेशन का रेट और ये रेट, उससे आपका स्वैप लॉस निकल के आते हैं, और जो यहाँ से ला के इसको देते हैं उससे आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन होते हैं। तो जो कवर डील किया है ये रेट हमारे लिए इररेलेवेंट बन जाते हैं क्वेश्चन के लिए जो कवर किया है। However, due to the request of the importer, Mr. X received amount on 28th of नवंबर, यानी कि उन्होंने कुछ दिन पहले ही रिसीव कर लिया। तो अब इस केस में क्या होगा, देखो 28th ऑफ नवंबर को रिसीव करता है, ठीक है, और आना कौन सी दिन पे था, 1 दिसंबर को, ठीक है, मोटा मोटा 1 मंथ पहले रिसीव कर लिया है। अब कहते हैं मिस्टर एक्स रिक्वेस्ट द बैंक टू टेक द अर्ली डिलीवरी ऑन द रेमिटेंस ऑफ 30th। अब यहाँ पे अगेन वही बात है, 20th नवंबर को रिसीव हुआ है, 30th नवंबर वो T+2 के चक्कर में आपको घुमा रहा है और कुछ नहीं है, बिफोर ड्यू डेट। इस तरीके का T+2 वाले क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं क्लास के अंदर, याद रखिएगा। द इंटर बैंक रेट ऑन इतना और इतना स्पॉटेड दे दिया, 1 मंथ का स्वैप पॉइंट दे दिया। बैंक अग्री टू टेक द अर्ली डिलीवरी, द डिटरमिन द इनफ्लो टू अज्यूमिंग दैट द प्रिवेलिंग प्राइम लेंडिंग रेट 10% फॉर बोरोइंग एंड डिपॉजिट के लिए 5%, ठीक है। प्रिवेलिंग प्राइम लेंडिंग रेट 10% एंड डिपॉजिट के लिए आपका 5% है। ओके, while exchange rate to be considered up to 2 decimal point, the amount to be rounded up to the rupee, no पैसा shall be involved in the computation of the amount, यानी कि पैसे में नहीं लेना है आपको, रुपी में राउंड ऑफ कर देना है, 365 डेज इन ईयर लेना है। तो बस हो गया। आपको इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ एक आपको दिक्कतें आ सकती है, किस चीज़ों का, इसमें से हम लोगों को कौन सी रेट को यूज़ करना है। अब यहाँ पे अगर चेक करोगे तो देखिए, ये जो आपका एक्सपोर्टर है, ध्यान से देखिए, एक्सपोर्टर जाता है किसके पास, वो जब गया था बैंक में, तो अब सोचिए, बैंक यहाँ से कुछ रिसीव करता है, यहाँ कुछ पे करता है, और उसके बेसिस पे जितने का डिफरेंसेस जो आता है, अगर वो आउटफ्लो होता है, तो आउटफ्लो हमने पहले ही बता रखा है, बैंक जो होता है वो लोन अरेंज करके और फिर आपको क्या करता है, वो पेमेंट करता है। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड जो निकाला जाएगा वो 10% पे आएगा। अगर बैंक के पास सरप्लस बचता तो वो डिपॉजिट करता, तो उस केस में डिपॉजिट का जो इंटरेस्ट आता ना उस रेट पे आता। लेकिन अगर यहाँ पे बोरोविंग आएगा तो इतना ही का रेट आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, इसमें देख लीजिए इंटरेस्ट ऑन आउटले बन रहा है या इनफ्लो बन रहा है, वो आपको यहाँ से देख के और देख सकते हो। आउटले बन रहा है तो आउटले बन रहा है तो 10% का रेट यूज होना चाहिए, ठीक है। और काउंटिंग करोगे तो ये देखिएगा 30th नवंबर से काउंटिंग होंगे, क्योंकि रेट किस दिन का लिया उससे मतलब नहीं है, सेटलमेंट किस दिन का हो रहा है वहाँ से मतलब होगा, तो 30th नवंबर से काउंटिंग होगा डेट, ठीक है।
यह है क्वेश्चन नंबर 19A। ऑलरेडी हमने ये क्वेश्चन सारे क्लास में करा हुआ है, सिर्फ ये क्वेश्चन जो है मॉडिफाइड है। मॉडिफाइड क्यों है? क्योंकि जो पहले 15 डेज का आपका जो ऑटोमेटिक कैंसिलेशन होता था उसको 3 डेज में कन्वर्ट कर चुका है। तो 3 डेज में जब कन्वर्जन कर चुका है तो आज के डेट पे अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो 3 डेज के साथ आएगा, तो आपके पास 3 डेज का क्वेश्चन तो होना चाहिए ना। इंस्टीट्यूट ने इस क्वेश्चन को, वैसे अभी जो सजेस्टेड स्टडी मैट आया है, अभी जो 2021 के अक्टूबर में जो इंस्टीट्यूट ने जो स्टडी मैट इशू किया है उसमें 2-3 क्वेश्चन दिया है उसने मॉडिफाई करके, लेकिन हमने अभी तक जितना भी क्वेश्चंस अवेलेबल था सब में हमने मॉडिफाई करा हुआ है। वैसे ये क्वेश्चन इंस्टीट्यूट की तरफ से ही मॉडिफाइड क्वेश्चन है, जिसमें इंस्टीट्यूट ने 7 अप्रैल भी रखा था और 14 अप्रैल भी दिया है, 4 अप्रैल भी था, 3 डेट दे रखा था, जबकि पहले आपको 2 डेट दिया जाता था। बाकी आगे का ये जितने भी क्वेश्चंस आपको दिख रहा होगा 19B या 19.1 जो भी है, ये हो गया। ये आपको देखिएगा इंस्टीट्यूट के पास नहीं है, लेकिन हमने इसको मॉडिफाई करके दिया है। पहले 20th था, अब इसको हमने कितना कर दिया, 13 सितंबर कर दिया, ताकि 10 सितंबर से 13 सितंबर 3 डेज का जो टाइम दिया है ना फेडई ने ऑटोमेटिक कैंसिलेशन का, उसके बेसिस पे आपका सारा क्वेश्चंस मॉडिफाई है। तो ऑलरेडी हमने क्वेश्चन ये सारा सॉल्व किया हुआ है, इस पर हम लोग क्वेश्चन रीड भी नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी टाइम यहाँ वेस्ट नहीं करना है। जो यूनिक पॉइंट है उसको हम लोग डिस्कशन करके हम आगे बढ़ जाते हैं। सारे कुछ सेम रहेगा, सिर्फ ये इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड जो कैलकुलेशन कर रहे थे हम लोग, तो ध्यान से देखिएगा। इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड कैलकुलेट करने के लिए आपको सिर्फ 3 डेज का लेना है, क्योंकि ड्यू डेट पे जब अप्रोच नहीं करता है तभी ये आगे बढ़ता है। ड्यू डेट पे जब कस्टमर अप्रोच नहीं करता है तो हम क्या करते हैं, एक ओरिजिनल नया कॉन्ट्रैक्ट और कर लेते हैं। याद होगा आपको, जब ये देखो ड्यू डेट पे जब नहीं आता है तो वो अमाउंट हम क्या करते हैं बताइए, इंटरबैंक में जाके बेच देते हैं। और यहाँ से, इसमें देखो, यहाँ से हमने खरीदा और यहाँ जो बेचा, इन दोनों के बीच के जो कैश फ्लो का डिफरेंस है, कितने में खरीदा बताइए, इसको कितने में खरीदा इस रेट पे, इसको हमने कितने में बेचा इस रेट पे, इन दोनों का डिफरेंस जो होगा इस पे आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन किया जाता है। और अब जब ड्यू डेट पे नहीं आता है तो हम एक नया कॉन्ट्रैक्ट और कर लेते हैं एग्जिस्टिंग पोजीशन के जैसे। एग्जिस्टिंग पोजीशन अगर बाई का था तो एक नया कॉन्ट्रैक्ट और कर लेते हैं बाई का। याद रखिएगा, ये अभी जो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ ये डायग्राम देखते ही समझ आ जाएगा अगर आप मेरे से पढ़े होगे तो। अगर आपने मेरे से नहीं पढ़ा हुआ है फिर ये वीडियो अगर आप देख रहे हो तो उस केस में आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी जा सकता है, क्योंकि मेरे स्टाइल थोड़ा सा हटके हो जाता है। तो आपने जिस तरीके से पढ़ा हुआ है उस तरीके से आप इसको समझ लीजिए, सिंपल सी बात है। तो आपको सिंपल क्या करना है, देखिए यहाँ से जो आपने ये जो इतने पे आपने रिसीव किया और इतना जो पेमेंट किया है, यहाँ पे अगर आपका आउटफ्लो बनता है तो इंटरेस्ट चार्ज होगी। लेकिन कितने दिन का इंटरेस्ट चार्ज करोगे, क्योंकि देखो 3 दिन के बाद, 3 डेज के बाद तो ऑटोमेटिक कैंसिलेशन हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे जो इंटरेस्ट ऑन आउटफ्लो ऑफ फंड जो निकाला होगा ना, ये सिर्फ हमने 3 डेज का कैलकुलेशन किया होगा, बस यही डिफरेंस है। पहले 10 डेज बाद अप्रोच करता था तो 10 डिवाइडेड बाई 365 यूज करते थे, लेकिन अब कब अप्रोच करता है इट इज इररिलेवेंट। कभी भी अप्रोच करो भाई, तुम कभी भी अप्रोच करो, हम 3 डेज से ज़्यादा का आगे बढ़ नहीं सकते, क्योंकि आफ्टर 3 डेज क्या करेंगे, ऑटोमेटिक कैंसिलेशन जो मार्केट में होगा उस पर कर देंगे। इसलिए यहाँ पे इंटरेस्ट आपका 3 डेज का आएगा, बाकी सारा टेक्निक कॉन्सेप्ट सब कुछ हमारा क्या है यहाँ पे सेम है। तो इस तरीके से आप 19 का सीरीज देख सकते हो, ऑलरेडी हमने डिस्कशन कर चुका है तो इसमें हम लोग ज़्यादा बहस नहीं कर रहे हैं अभी, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चन को हमने मॉडिफाई कर दिया ताकि आपके सामने मॉडिफाइड क्वेश्चन रहे, वैसे पहले से भी होगा क्योंकि मैंने कम से कम कितने बार ये शेयर कर चुके हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग जो होते हैं, कुछ बच्चे जो होते हैं बिल्कुल ही घर में बैठे होते हैं, उनको दुनिया से मतलब नहीं होता है। अब दुनिया से मतलब नहीं होता है तो कभी अगर मान लीजिए अब पिछले कुछ दिनों से दुनिया से मतलब नहीं था, इस बार आप जाके कह रहे हाँ कुछ चेंजेज आया है शायद, या स्टडी मैट पढ़ रहे होंगे तो 2021 के भी के स्टडी मैट में भी उसने चेंजेस दे दिया, फेट और फॉरवर्ड कॉन्टैक्ट करके, यही सारा चीज़ है उसके अंदर। तो आपको याद आया होगा, तो चलो कम से कम आपके सामने क्वेश्चन से, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन भी डाल दिया है आपको, ठीक है। तो ये था हमारा फॉरेन एक्सचेंज की नए क्वेश्चन, ठीक है। अब हम आते हैं म्यूचुअल फंड पे। म्यूचुअल फंड को भी कवर कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का भी वैसे क्वेश्चन जो है कौन सी क्वेश्चन है ये, ठीक है, रीड करते हैं। देखिए क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। द एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी ऑफ म्यूचुअल फंड हैज डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड ऑफ 9.99% ऑन द यूनिट्स अंडर द डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट प्लान। याद रखिएगा, जैसे ये बोला जाए डिक्लेयर अ डिविडेंड ऑफ 9.98%, याद रखिएगा जैसे डिक्लेयर अ डिविडेंड ऑफ 9.98% बोल दिया तो यहाँ पे एक दो बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि सर एनएबी पे ये डिविडेंड देगा। देखो डिविडेंड यील्ड निकाला जाता है एनएबी पे, लेकिन ओनली डिविडेंड का रेट कभी भी दिया जाए आपको, सिर्फ डिविडेंड का रेट की बात करेगा तो हमेशा वो फेस वैल्यू पे होगा। और मैंने एक और भी चीज़ बोल रखा है कि म्यूचुअल फंड के यूनिट्स का फेस वैल्यू हमेशा आपका कितना होता है, हर 10। तो यहाँ पे जो आपका डिविडेंड आ जाएगा वो आ जाएगा 9.98 रुपये का डिविडेंड बनेगा, ठीक है।
आगे पढ़िए, क्वेश्चन क्या करते हैं, री इन्वेस्टमेंट प्लान है, ये भी याद रखिएगा। री इन्वेस्टमेंट प्लान है यानी कि डिविडेंड अमाउंट में नहीं देगा, इस डिविडेंड के बदले आपको यूनिट्स मिलेगा। For the year ended 31st March 2021, the investors are issued additional units for the dividend at the rate of closing NAV of for the year as per the conditions of the scheme। स्कीम के कंडीशंस ये है कि वो क्या कहता है कि देखो, हम जो आपको इसके बदले जो यूनिट्स देंगे ना, वो यूनिट्स क्लोजिंग रेट पे देंगे। हम किस रेट पे देंगे? एट द रेट ऑफ क्लोजिंग एनएवी पे। तब देखना पड़ेगा क्लोजिंग एनएवी कितना है। अगर क्लोजिंग एनएवी उस दिन पे 20 के बेसिस पे होगा तो 20 से देख लीजिए कितना यूनिट्स आपको मिलेंगे। ओके, अब आगे क्या कहता है देखिए इसमें, द क्लोजिंग एनएवी वाज 24.95 एज ऑन 31 मार्च 2021। इन्होंने क्लोजिंग एनएवी भी दे दिया, यहाँ पे देखो डिविडेंड इतना, क्लोजिंग एनएवी इतना। और फिर कहते हैं इन्वेस्टर मिस्टर एक्स हु इज हैविंग 20,800 यूनिट्स एट द एंड ऑफ ईयर। ये बहुत आसान है, इसमें एक यूनिक इक्वेशन बना के क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि एंड का यूनिट दे दिया। याद रखिएगा, इस यूनिट के अंदर ओपनिंग यूनिट है और प्लस एडिशनल यूनिट्स भी है जो कि डिविडेंड के अमाउंट से री इन्वेस्ट किया गया है। ओके, आगे क्या कहते हैं, बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड एंड एट द रेट ऑफ ओपनिंग एनएवी प्लस लोड ऑफ 0.05 मेड द इन्वेस्टमेंट इन द यूनिट्स बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ द डिविडेंड। ठीक है, एट द रेट ऑफ इतना, यानी कि उसने कितने में, जितना ओपनिंग एनएवी होगा उसका, एनएवी 0 जितना होगा उसमें 0.04 ऐड करके उतने रेट पे उसने खरीदा है। एनएवी वाज एप्रिसिएटेड बाय 25%। याद रखिएगा, यहाँ का जो एनएवी है वो 25% से बढ़ गया है, मतलब ये एनएवी जो है 125% है, तो आपका ओपनिंग एनएवी भी निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए 24.95 डिवाइडेड बाय 1.125% भी कर सकते हैं, 1.25 कर दूँ, इसका मतलब 19.96 यहाँ का जो एनएवी होगा ना 19.96, और ये जितना एनएवी होगा उस एनएवी में इतना ऐड करेंगे, यानी कि 20 रुपीज़ का आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, 20 रुपीज़ पे आपने खरीदा होगा। ये रहा, देखो निकाला भी हमने 24.95 को, ये 125% है क्योंकि 25% बढ़ के यहाँ पहुँचा हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि ओपनिंग एनएवी जो आएगा ना, ओपनिंग एनएवी हमारा आ जाएगा 19.96। नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज कितना किया होगा, देखो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ यूनिट्स कितना परचेज किया, हमने एक्स अज्यूम कर लिया क्योंकि उसके जितना आपने खरीदा होगा उसके 9.98 रुपये के रेट से आपको डिविडेंड मिला होगा, और वो जितना डिविडेंड मिला होगा उसके बेसिस पे ये नंबर ऑफ यूनिट्स आपका ऐड हुआ होगा। यानी कि हम सिंपली ये कह सकते हैं कि देखिए हमारे पास क्या है बताइए, इतने रुपये का डिविडेंड मिल रहा है पर यूनिट्स। ओके, एक्स नंबर ऑफ यूनिट्स था, मतलब टोटल डिविडेंड हमारे को इतना मिलेगा, तो एडिशनल यूनिट्स कितना मिलेगा, जितना एनएवी का रेट था क्लोजिंग एनएवी के बेसिस पे इतने अमाउंट से हमारे को इतना एडिशनल यूनिट्स मिल जाएगा। ये एडिशनल यूनिट अगर ओपनिंग यूनिट्स में अगर ऐड कर दे, ये और ये ऐड कर दे, अगर ये देखो एक्स और इतना कर दे तो ये 20,800 जो कि क्लोजिंग यूनिट हो जाएगा। इसके बेसिस पे आपका एक्स अमाउंट आ जाएगा 20,000 यूनिट्स। तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। ओपनिंग एनएवी पूछा है, इन्वेस्टमेंट होगी क्योंकि इतना एनएवी ओपनिंग था, इतना आपने एंट्री लोड पे किया है, तो 20 रुपीज़ के बेसिस पे आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा आपका होगा। ठीक है, एनएवी एंड रिटर्न एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5.c, देखते हैं इसमें क्या है। बहुत आसान क्वेश्चन। देखिए, स्ट्रॉन्ग एंड एमएनसी हैज फ्लोटेड अ डिविडेंड bonus plan on 1st April 2016 at a certain NAV। किसी एक NAV पे वो क्या किया गया है, फ्लोट किया गया है, मतलब इशू किया गया है। ओके, द फंड हैज a robust growth and has declared a bonus of 1:5, 1 bonus unit for 5 right held, यानी कि 1 बोनस दिया, 1/5 हो जाता है ना, ये कि 1/5 का बोनस दे दिया तो कम बोनस देगा, तो बिल्कुल सही है, 1 बोनस दे रहा है 5 राइट यूनिट हेल्ड के लिए। ठीक है, आगे देखिए, ऑन 30th September 2017, याद रखेंगे 30th September 2017, एंड अ सेकेंड बोनस ये दिया गया है, डिक्लेयर्ड अ बोनस ऑन इतना। एक काम करते हैं, हम टाइमलाइन बनाते हैं, थोड़ा ध्यान से रखिएगा। इन्होंने 1 अप्रैल को फ्लोट किया, फिर इसने बोनस दिया है, डिक्लेयर्ड अ बोनस ऑफ इतना 30th सितंबर को, 30th सितंबर को उन्होंने बोनस दिया है कितने का, 1:5 का, और फिर कहते हैं एंड सेकेंड बोनस ऑफ 1:4 ऑन 30th सितंबर 2019 को, यानी कि 30th सितंबर ये है 19 को, और उसने दिया था ये पहले 17 को। ओके,
यहाँ पे दिया गया है 1:4 का बोनस। आगे देखते हैं, द फंड एज ऑन 31 मार्च 2021, the fund as on 31st March 2021 has generated an average yield of 17.5%। कौन सी रेट पे बताइएगा? इसने 31 मार्च 2021 को 17.5% का एवरेज यील्ड जनरेट किया है। ये कहीं ना कहीं सिंपल यील्ड होगा, याद रखिएगा, एवरेज यील्ड जनरेट किया है। अब कहते हैं मिस्टर ऑप्टिमिस्टिक हैज मेड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 16 लाख इन द प्लान बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ द फर्स्ट बोनस। पहले बोनस से पहले ही उसने इन्वेस्ट किया है, एंड रिमेन इन्वेस्टेड देयर आफ्टर, और उसके बाद इन्वेस्टमेंट भी, उसके बाद भी क्या है, वो इन्वेस्टेड रहता है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। अब यहाँ पे क्या कहता है, 1 अप्रैल 2016 को कितना एनएवी होगा? एक तो आपको यहाँ के एनएवी कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन के अंदर। दूसरा क्या है देखिएगा, इसमें 30 सितंबर 2017 का हमें 85 का एनएवी दे रखा है, यहाँ पे 30 सितंबर 2019 का 92 का एनएवी दे रखा है यहाँ पे, और इस दिन की एनएवी जो है वो 100 रुपीज़ का एनएवी दे रखा है। यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज मिस्टर ऑप्टिमिस्टिक द ओपनिंग एनएवी व्हिच इज रिक्वायर्ड बाय हिम टू कैलकुलेट द कैपिटल एप्रिसिएशन। ठीक है, यानी कि इसका एनएवी निकालना है। तो आपको देखो, रिटर्न तो ऑलरेडी मालूम है आपको, है ना, रिटर्न तो आपको मालूम है। आपको सिंपल से एक काम करना है कि 16 लाख पे कितना रिटर्न कमाए हो तो हमें मालूम ही है ना। तो एक काम करो, 16 लाख पे टोटल देखो ध्यान से, इस एनएवी से और इस एनएवी से आपको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बोनस यूनिट जो दिया जाता है बोनस रेशियो के बेसिस पे दिया जाएगा, उसको एनएवी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, एनएवी से कोई मतलब नहीं है, मतलब ये दोनों एनएवी आपके लिए रिलेवेंट हो जाएगा। आप एक चीज बताइए, 17.5% का एवरेज यील्ड है 1 अप्रैल 16 से 31 मार्च 2021, तो 17, 18, 19, 20, 21, ये कितना साल बन जाता है ये आपका? तो 16 लाख पे हमारा ये बन जाता है 17.5%, लेकिन एवरेज है तो ये 5 ईयर का हमारा जो अमाउंट आ जाएगा कितना होगा? देखो, 16 लाख मल्टीप्लाई बाय 17.5%, 1 ईयर में कमाया है, मल्टीप्लाई बाय 5, ये बन जाएगा हमारा 14 लाख का। तो ये देखो 14 लाख का हमारा क्या बन गया, यहाँ पे बताइएगा, 14 लाख का हमारा रिटर्न बन गया। इसका मतलब आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट बना होगा वो 16 लाख और प्लस 14 लाख, 16 प्लस 14 टोटल 30 लाख बनेगा, और 100 का एनएवी है। इसका मतलब आपका नंबर ऑफ यूनिट्स जो होगा यहाँ पे 30,000 यूनिट्स हो जाना चाहिए। 30,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये बन जाएगा हमारा 30 लाख, और 14 और 30 बन जाएगा। अब आप मुझे बताइए, यहाँ का 30,000 जो यूनिट है वो 1:4 का बोनस यहाँ पे दिया गया था। मतलब क्या हुआ पता है आपको? यहाँ की जो x यूनिट होगा उस x यूनिट पे ऐड किया गया होगा, कितना बताइएगा, 1 डिवाइडेड x मल्टीप्लाई बाय 1/4, तो ये जाके बना होगा 30,000 यूनिट्स। इसका मतलब इस बोनस से पहले आपके पास कितना यूनिट होगा? तो 1/4 है 25%, यानी कि ये बन जाएगा आपका 0.25, तो 1.25, 30,000 डिवाइडेड बाय 1.25। हम सिंपली कह सकते हैं कि यहाँ पे आपका नंबर ऑफ यूनिट्स जो होगा ना, यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स होगा 24,000 का। अब सोचो, ये 24,000 यूनिट्स जो है 1:5 का रेशियो, यानी कि यहाँ पे जो y यूनिट्स होंगे प्लस y का आपने 1/5 यूनिट्स जो होगा ना, ये आपका 24,000 बना होगा, तो 1.25 बन जाएगा। तो 24,000 डिवाइडेड बाय 1.2, ये बन जाएगा 20,000। तो इससे पहले आपका जो यूनिट्स होगा ना 20,000 यूनिट्स होगा, यानी कि यहाँ पे आपने 20,000 यूनिट्स जो होगा ना खरीदा होगा। किस रेट से खरीदा होगा? आपने 16 लाख लगा रखा है, 16 लाख डिवाइडेड बाय 20,000, तो ये एनएवी आ जाएगा आपका 80 रुपीज़ का। होप यहाँ आपका क्लियर होगा, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिए। 80 रुपीज़ आया ना हमारा, 80 रुपीज़ पर यूनिट या बन गया, हमने जो बोला है उससे आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है एक मॉर्निंग स्टार इंडेक्स। अब ये आप लोगों को फर्स्ट टाइम सुनने को मिल रहा होगा। ये कॉन्सेप्ट सी इंस्टीट्यूट ने अपने स्टडी मैट के अंदर कहीं पे नहीं रखा है, लेकिन इसमें एफर्ट आपको मुश्किल से लगाना है 5 मिनट्स। जैसे आपको पोर्टफोलियो में पढ़ा होगा कभी जेनसेन अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या होता था? चाहत से कितना ज़्यादा मिला। आपने अपना लाइफ का अल्फ़ा निकाला था, अगर लाइफ का अल्फ़ा पॉजिटिव है मतलब आप खुश इंसान हो, अगर आपके लाइफ का अल्फ़ा निगेटिव है मतलब आप दुखी इंसान हो। मतलब क्या? जो चाहा उससे कम मिला, अल्फ़ा निगेटिव, एग्जैक्टली अल्फ़ा से लिंक करके ये काम बन जाता है। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि हम ये क्यों पढ़े जब हमारे स्टडी मैट में नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, ये सीएमए इंस्टीट्यूट ने दिसंबर 2021 के एग्जाम में पूछा था, तो फिर सीए वाले सोचेगो, सीएमए वाले ने पूछे हम क्यों पढ़े इसको,
फिर सीएमए वाले सोचेगा, हाँ सीए वाले सोचेगा हम क्यों पढ़े। मैंने पास्ट के हिस्ट्री में देखा है ऐसे 3 से 4 कॉन्सेप्ट ऐसा है जो एक्सक्लूसिव सीएमए के पास वो क्वेश्चन हुआ करता था, लेकिन सीए इंस्टीट्यूट ने अभी रिसेंट पास्ट में कॉपी पेस्ट किया था और वो 2-3 बार रिपीट भी हो गया है। तो इसीलिए मुझे लगता है, देखो अगर इसमें 1 घंटे लगाना होता, 1 दिन लगाना होता तो मैं ज़रूर कहता कि आप इग्नोर कर लो, लेकिन ये दोनों जुड़वा भाई है, सीए और सीएमए इंस्टीट्यूट जुड़वा भाई है। और आपने ऑलरेडी म्यूचुअल फंड पढ़ा है, शार्प रेशियो, ट्रेनर रेशियो, जॉनसन अल्फा पढ़ा है, उसके कॉन्टिन्यूएशन में मॉर्निंग स्टार इंडेक्स बनता है। तो मुझे लगता है कि ये आप 5 मिनट एफर्ट लगा के पढ़ लीजिए, अगर एग्जाम में आ जाए तो ऐसा ना लगे कि नहीं आता है। फिर भी आपके पास चॉइसेस, सीए वाले चाहते हो कि हमें नहीं पढ़ के जाना है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो आप इग्नोर कर लीजिए, कुछ नहीं करना है। मैं आपको सिंपली बता दूं, इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए बस एक नया चीज आपको थोड़ा सा याद रखना है, रिस्क ऑफ लॉस। क्या होता है देखिए, एक तो आपको पहले से ही पता है जॉनसन अल्फा क्या कहता था, बताइए एक बार याद करिएगा। तो बोलोगे सर वो तो पोर्टफोलियो में था, हाँ था पोर्टफोलियो में, लेकिन था तो म्यूचुअल फंड का ही ना, तो इसीलिए मैंने इसको म्यूचुअल फंड में ही कवर कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आइए आगे। आप इसको म्यूचुअल फंड में पढ़ लो, यहाँ पढ़ लो। आप मुझे बताइए जॉनसन अल्फा, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि जो म्यूचुअल अभी पढ़ रहे हो आपको जॉनसन अल्फा भी पता है। रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी पढ़ते थे या रिटर्न ऑफ म्यूचुअल फंड, आपको याद होगा रिटर्न ऑफ म्यूचुअल फंड, और माइनस करते थे एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ म्यूचुअल फंड, जो कि आपका सीएपीएम के बेसिस पे आया करता था। यही हमारा क्या हो जाता था, जॉनसन अल्फा। ये सीएपीएम क्या कहता है और ये हमने क्या कमा के लाया, कमा के लाते थे ज़्यादा से, फेयर रिटर्न कहता था कम, तो ये पॉजिटिव होते थे, और पॉजिटिव अल्फा कहते थे ये अच्छा है। एग्जैक्टली वैसे ही मॉर्निंग स्टार को याद रखना, अल्फा के साथ आप हमेशा इसको किसके साथ कोरिलेट करना, अल्फा के साथ कोरिलेट करके याद रख लेना, कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या बोलता है, रिटर्न जितना आपने कमाया वो माइनस रिस्क ऑफ लॉस करना यहाँ पे, और वो भी रिस्क फ्री से ही लिंक है, याद रखिएगा। वो जो हम ये जो कैलकुलेशन करेंगे वो कैलकुलेशन कैसे होगा मैं आपको बता दूं। ये कहते हैं कि यहाँ पे आपको माइनस क्या करना है, रिस्क ऑफ लॉस को आपको माइनस करना है। अब रिस्क ऑफ लॉस क्या है, ये बस एक नया चीज आपको पढ़ लीजिए, बस 2 मिनट लगेंगे, काम खत्म। ये क्या कहता है कि देखिए, अगर हमारा रिटर्न, ध्यान से देखिए, अगर हमारा रिटर्न जो कमाया है म्यूचुअल फंड में अगर वो कम हो जाए रिस्क फ्री से, अगर हमारा रिटर्न जो कमाया गया है अगर वो कम है रिस्क फ्री से, तो कितना हमारा कम है, ठीक है, कितना हमारा कम है, वो रिस्क फ्री से जितना आपका कम है उसको यहाँ पे रिस्क क्या कहते हैं, तो ये रिटर्न एंड रिस्क फ्री के बीच का जो गैप है ना, वो गैप जितना हम रिटर्न कमा रहे हैं और जितना रिस्क फ्री होना चाहिए था, इन दोनों के बीच का जो गैप है उस गैप को रिस्क ऑफ लॉस बोला गया है। लेकिन रिस्क ऑफ लॉस तभी आएगा जब आपका रिटर्न रिस्क फ्री से कम होगा। रिस्क फ्री से कम है तभी रिस्क ऑफ लॉस है, अगर रिस्क फ्री से ज़्यादा है तो लॉस कहाँ हुआ आपका। तो याद रखिएगा, रिस्क ऑफ लॉस जो कैलकुलेशन किया जाता है वो ये देखा जाता है कि रिस्क फ्री से कितना कम कमा रहे। तो अब ये जैसे मान लीजिए आपका रिस्क फ्री है, सोचिए थोड़ा ध्यान से, मैं कहता हूँ मेरा रिस्क फ्री है 5% का, ठीक है, और आपका रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी जो म्यूचुअल फंड है, अगर वो रिटर्न ऑफ म्यूचुअल फंड 5% से नीचे जाएगा तभी रिस्क ऑफ लॉस आएगा। याद रखिएगा, लॉस तभी हुआ ना जब रिस्क फ्री से कम कमाया आपने, अदरवाइज लॉस नहीं है आपका। मान लीजिए आपका ये बन जाता है 1%, तो हम बोलेंगे यहाँ के रिस्क ऑफ लॉस जो है वो कितना है बताइएगा, 4% का। यानी कि 4% का क्या है यहाँ पे रिस्क ऑफ लॉस है, -1% है, तो कितना हो जाएगा बताइए, गैप कितना है यहाँ पे 6% का। तो आपको ये देखना है कि हम रिस्क फ्री से और जहाँ पे आपका रिटर्न मिल रहा है इन दोनों के बीच में गैप कितना है, वो हमारा क्या कहलाता है, रिस्क ऑफ लॉस कहलाता है। ठीक है, बस सिंपल और कुछ नहीं है। आपको और थोड़ा आसान से समझना है तो ये देखो, आप रख लो आप रिस्क फ्री कहाँ पे स्टैंड करते हो, और आपका जो रिटर्न है जब इससे नीचे जाएगा तभी आपका रिस्क ऑफ लॉस आएगा। तो इसके कितने नीचे हैं, कितने नीचे हैं, वो जितना नीचे इस 20 का गैप जो होगा वो आपका क्या कहलाएगा,
रिस्क ऑफ लॉस कहलाएगा। तो यही हो गया, रिटर्न म्यूचुअल फंड का कितना मिल रहा है उसमें से आपको क्या करना है, रिस्क ऑफ लॉस माइनस कर देना है। तो ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को मॉर्निंग स्टार इंडेक्स बोला गया है और उसके बेसिस पे आपको रैंकिंग करना है। ठीक है, और आपको ये भी पता है जिसका रिटर्न ज़्यादा होगा वो आपको उतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसका मतलब रिस्क ऑफ लॉस में से रिटर्न ऑफ म्यूचुअल फाइनेंस फंड माइनस रिस्क ऑफ लॉस जो करोगे, वो जिसका जितना ज़्यादा होगा वो म्यूचुअल फंड जो है वो उतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बस सिंपल। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, क्वेश्चन से हम लिंक करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे दो फंड है, फंड ए और फंड बी। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इतने मंथ का क्या दिया गया बताइए, रिटर्न दे दिया गया है। ध्यान से देखिएगा, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर म्यूचुअल फंड ए एंड म्यूचुअल फंड बी और मार्केट पोर्टफोलियो एम। अच्छा, मार्केट पोर्टफोलियो एम का भी दे रखा है, तीन चीजों का दे रखा है। 6 मंथ ट्रेजरी बिल कैरी एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 6% पर एनम। 6 मंथ का ट्रेजरी बिल यानी कि रिस्क फ्री रेट दे दिया 6% पर एनम का। कंप्यूट एवरेज रिटर्न, आपको कंप्यूट करना है एवरेज रिटर्न, रिस्क ऑफ लॉस ऑफ फंड ए बी एंड एम, तीनों का रिस्क ऑफ लॉस निकालना है और कंप्यूट करना है मॉर्निंग स्टार इंडेक्स ऑफ ए बी एंड एम। अब यहां पे क्या है, सबसे पहली बात ध्यान से देखिएगा, ये जो रिटर्न दिया गया है ये मंथ का रिटर्न है, ये एनुअल रिटर्न है। यहाँ पे ये चीज़ कंफ्यूजन है। कैसे, ये जो आपने बोला है रिटर्न अप्रैल में हमने इतना कमाया है, तो आप ये बताओ अप्रैल में क्या आपने एनुअल रिटर्न कमाया है, एक महीने का रिटर्न है? इसको क्लियर करके लिख के देना चाहिए था, लेकिन कहीं पे भी ये लिख के नहीं दिया है। एक काम करिए, उसने बोला है कि ये तीन चीज़ों का 6 मंथ के लिए कुछ रिटर्न दे रहा है। एक बार बोल तो देते कि एनुअलाइज रिटर्न है या मंथली रिटर्न है, तो हमें तो ऐसे ही ये दिख रहा है कि ये मंथली रिटर्न होगा। ठीक है, तो क्योंकि मंथ वाइज अगर आप दे रहे हो तो हम यही अज्यूम करेंगे कि ये इस मंथ में इतना बढ़ा, इस मंथ में इतना बढ़ा, इस मंथ में इतना घटा, ये निगेटिव आ गया आपका इतना रिटर्न, तो ये मंथली रिटर्न होगा। तो आपको बोलना है कि कंप्यूट करना है एवरेज रिटर्न। तो अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है, क्या मैं एवरेज रिटर्न जो निकालूंगा मंथली निकालूं या एनुअल निकालूं? भाई तुमने मंथली रिटर्न दे रखा है, हमने मंथली निकाल देते हैं। तो आप कैसे निकालोगे मंथली रिटर्न, एवरेज रिटर्न बताइए। ये जो आपका 6 मंथ का रिटर्न है इसको ऐड करो और 6 से डिवाइड करो। ठीक है, 3.25 प्लस 1.5 ऐड कर लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसने क्या करा, रिटर्न जो निकालना है म्यूचुअल फंड ए का, सारे के सारे मंथ का रिटर्न को ऐड कर दिया और ये रिटर्न हमारा टोटल रिटर्न आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया बताइए, ये हमारा टोटल रिटर्न आ जाता है। ठीक है, तो सबको ऐड कर दिए। अब 6 रिटर्न था, इसको 6 से डिवाइड कर दिए। ये देखो 6 से डिवाइड कर दिए तो हमारा एवरेज रिटर्न 1.46 आ गया। पहला पार्ट का रिटर्न आ गया ए का। ऐसे ही सेम काम रिपीट करना है बी के लिए, सेम काम रिपीट करना है मार्केट के लिए, तो ये आपका आ जाएगा एवरेज रिटर्न। अब निकालना है आपको रिस्क ऑफ लॉस। मैंने क्या बताया, रिस्क ऑफ लॉस निकालने के लिए ये देखो कि रिस्क फ्री से कितना कम कमाते हो। जिस मंथ में रिस्क फ्री से कम कमाया वहीं पे रिस्क ऑफ लॉस है, अदरवाइज रिस्क ऑफ लॉस नहीं है, क्योंकि आपने तो कमा रखा है ज़्यादा। ओके, चलो एक काम करते, जब आपका रिटर्न मंथली हो तो आपको रिस्क फ्री भी मंथली से ही कंपैरिजन करना पड़ेगा। ये हमारा रिटर्न जो है वो 1 साल का है, हम इसको मंथली में अगर कन्वर्ट करें तो 6% डिवाइडेड बाय 12, तो ये बन जाएगा 0.50%। इसका मतलब जिस मंथ में हमारा रिटर्न 0.5% से कम होगा उसी मंथ में रिस्क ऑफ लॉस आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ओके, तो क्या इस महीने में हमारा रिस्क ऑफ लॉस है? नहीं है, क्योंकि हमने रिस्क फ्री से ज़्यादा कमाया है। क्या इस मंथ में हमारा रिस्क ऑफ लॉस है? नहीं है, क्योंकि हमने रिस्क फ्री से ज़्यादा कमाया, ये है रिस्क फ्री। हाँ, जून में हमारा रिस्क ऑफ लॉस है, तो रिस्क ऑफ लॉस कितना है बताइए। हमने क्या बताया कि रिस्क फ्री हम कहाँ स्टैंड करते हैं, रिस्क फ्री पे हम कहाँ स्टैंड करते हैं, 0.5% पे, और हमारा लॉस है 1% का। तो आप मुझे बताइए यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना है, -1% से 0.5% एक्स्ट्रा का कितना गैप है बताइए। 0.5 से कितना कम, कितना दूर जाके आपका रिटर्न है, तो 1.5 का, क्योंकि ऑलरेडी ये 1% लॉस में हो। अब मान लीजिए 0.5 से 0% तक आते तो भी आपका गैप होता 0.5 का, इससे कितना नीचे 1%, की 1.5% का रिस्क ऑफ लॉस है इसके अंदर। ठीक है, तो ये देखो रिस्क ऑफ लॉस जो होगा यहाँ पे ये रहा 1.5% का रिस्क ऑफ लॉस है। ठीक है, यहाँ पे कोई रिस्क ऑफ लॉस नहीं है, यहाँ पे भी कोई रिस्क ऑफ लॉस नहीं है, यहाँ पे रिस्क ऑफ लॉस है 0.5 का। कैसे, यहाँ पे आपने कमाया है 0% और 0.5 से कितना नीचे बताइए, 0%, तो 0.5%, तो यहाँ पे आपको रिस्क ऑफ लॉस होगा 0.5%। बस यही एक नया चीज़ है और कुछ नहीं है। तो आप मुझे बताइए इसका भी एवरेज अगर निकालो, रिस्क ऑफ लॉस का अगर एवरेज निकालो तो आता है 0.33। तो हमने क्या बताया बताइए, जितना आप म्यूचुअल फंड रिटर्न देता है और जितना रिस्क ऑफ लॉस है, दोनों का एवरेज का जो डिफरेंस होगा वही मॉर्निंग स्टार इंडेक्स बोलता है। तो ये देखो ये हो गया 1.46
और ये है 0.33, इन दोनों का बीच का डिफरेंस जो यही मॉर्निंग स्टार इंडेक्स बन जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। सिंपल हो गया। तो यही आप देखिए 1.46 माइनस 1.33, 1.46 माइनस 0.33, ये आपका 1.13 जो होगा ना मॉर्निंग स्टार बन जाएगा, आपका मॉर्निंग स्टार इंडेक्स जो है ना 1.13% बन जाएगा। सिंपल, ठीक है। इसी तरीके से यही सेम कैलकुलेशन आप कितने बार रिपीट करोगे, म्यूचुअल फंड बी के लिए भी और मार्केट के पोर्टफोलियो के लिए भी, ठीक है। अब इसमें देखो रिस्क ऑफ लॉस कहाँ कहाँ आएगा, 0.5% का रिटर्न है हमारा। देखो ये रिटर्न ज़्यादा है, रिस्क ऑफ लॉस नहीं, यहाँ पे आपका कितने कम है 1.25 और 0.5, यानी कि 1.75 का रिस्क ऑफ लॉस होगा, 1.75 का। इसमें आपका 0.5 का रिस्क ऑफ लॉस होगा, ये देखो 0.5 का रिस्क ऑफ लॉस। और यहाँ तो ज़्यादा ही है, ज़्यादा ही ज़्यादा ही, कहीं पे रिस्क ऑफ लॉस नहीं, यानी कि 2 पॉइंट पे रिस्क ऑफ लॉस है इसमें। और इसमें रिस्क ऑफ लॉस यहाँ पे है बस एक ही पॉइंट पे, बाकी सब आपका रिस्क फ्री से ज़्यादा कमाते हैं। और कितना नीचे है, ये लॉस है 0.5 का, और 0.5 से माइनस 0.5 जा रहा है, यानी कि 1.25 का रिस्क ऑफ लॉस होगा, ये रहे 1.25। अब मॉर्निंग स्टार इंडेक्स क्या कहता है बताइए, मॉर्निंग स्टार इंडेक्स कहते हैं कि देखो मंथली एवरेज रिटर्न कितना है और रिस्क ऑफ लॉस कितना है, इन दोनों के डिफरेंस जो होता है ये आपको क्या कहता है, मॉर्निंग इंडेक्स। और इसमें देखिए ये सबसे बड़ा है तो ये इसका रैंकिंग 1 आ गया, ये सबसे छोटा है तो रैंकिंग 3 आ गया, और जिसका रैंकिंग बढ़िया है वो ज़्यादा अच्छा है। जिस तरीके से हमने जेनसेन अल्फा का भी रैंकिंग किया था, उसी तरीके से मॉर्निंग स्टार का भी रैंकिंग हो जाता है। यानी कि इसका मतलब अगर 5 मिनट लगा के अगर आपको ये रिस्क ऑफ लॉस याद हो जाता है, तो आप इस कॉन्सेप्ट को भी पढ़ के चले जाइए। आपको लग रहा है कि फालतू पढ़ रहा है, आउट ऑफ सिलेबस पढ़ रहे, कोई बात नहीं, 5 मिनट ही तो लगाया ना हमने, ठीक है। और अगर गलती से, क्योंकि मेरे पास पास हिस्ट्री है, अभी मेरे पास टाइम नहीं तो मैं आपको दिखा देता। रिस्कलेस हेज पोर्टफोलियो का जो क्वेश्चन है डेरिवेटिव के अंदर, आप जाके हिस्ट्री चेक करिए क्वेश्चन के अंदर, वो एक्सक्लूसिव सीएमए का क्वेश्चन हुआ करता था पहले, जो कि सीए इंस्टीट्यूट ने पूछा था, और आज भी वो 2-3 बार कंटिन्यू हो चुका है, ठीक है। ऐसे एक दो और भी क्वेश्चन है, जैसे एक क्वेश्चन है आपका उसके अंदर चलो ठीक है, हटाओ, खत्म करो बात। तो ठीक है, आपको पढ़ना है पढ़िए, नहीं पढ़ना है पढ़िए, लेकिन सीएमए वाले को तो जरूर पढ़ना है, क्योंकि वो एग्जाम में आ चुका है और बहुत ही आसान है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा म्यूचुअल फंड भी हो जाता है। कम कम क्वेश्चन है, तो एक काम करेंगे, छोटा छोटा क्वेश्चन है, इसको सेकेंड पार्ट में बाकी सब क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं। आज हम इतना ही कवर करते हैं, फॉरेक्स एंड म्यूचुअल फंड को आज हो गए, बाकी जो होगा वो सेकंड, और हो सकता है नहीं होगा तो 3 वीडियो में कन्वर्ट कर देंगे, छोटा छोटा पार्ट में हम लोग इसको कंसीडर कर लेंगे। मिलते हैं बाकी के नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।